हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज का ये 2 घंटे का, जी हां, लगभग 2 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके बोर्ड के एग्जाम के लिए। जी हां, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपका पॉलिटिकल साइंस का जो बोर्ड का एग्जाम है 2025 का, ये होने वाला है। तो इसी की तैयारी के लिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, आज के इस 2 घंटे के महा एपिसोड में, इस एक ही वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो दोनों किताबें हैं, समकालीन विश्व में राजनीति बुक 1, स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक 2, इन दोनों ही बुक्स के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज को ना बड़े ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बल्कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और रिपीटेड क्वेश्चंस है बच्चों, जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बनती है बच्चों कि जो जो क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में भी करवाने वाला हूं, वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये हो सकता है कि 10 से लेके 15% जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो चेंज हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है ना एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको थोड़ा समझना होगा। और रही बात आंसर की, तो वो आपको यहां पे मैं बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो टेंशन मत लो। जिस बच्चे ने पूरे साल भी कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने अच्छे से पढ़ रखा है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रखी है, सभी की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर आप वाकई में अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों अपने 2 घंटे के महा एपिसोड को। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे अपनी वर्ल्ड वाली बुक से। अब देखिए, वर्ल्ड वाली बुक से हर 10 साल में ना एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। 10 साल नहीं, 2-3 साल बाद में रिपीट होता रहता है। लास्ट ईयर भी आया था कि सोवियत संघ जो है बच्चों, ये विघटित क्यों हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है कई बार कि सोवियत संघ विघटित क्यों हुआ और इसके क्या क्या परिणाम निकले थे बच्चों। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के रीजंस और इसके परिणाम अब ध्यान से समझना बच्चों, सारे बच्चे। देखिए, सोवियत संघ के लिए जो भी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, पहले हम लोग उसमें एक भूमिका बनाते हैं, है ना, बनाते कि नहीं? तो भूमिका बनाएंगे, वह सोवियत संघ जो कभी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति होता था, उसका विघटन होना एक लंबे चरण में परिणित हुआ, इनके लंबे चरण में वो विघटित हुआ। क्या क्या रीजंस रहे थे बच्चों? सबसे पहला, एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार, अर्थात सोवियत संघ से बनने से लेकर उसके डिसइंटीग्रेशन के टाइम तक, यानी कि 70 सालों तक लगभग कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। ये ऐसी पार्टी थी जो कि अपने विशेष अधिकारों का गलत उपयोग करती थी, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी, बाजार को नहीं खोलती थी। ठीक है, और नागरिकों को विकास के झांसे में रखती थी कि भाई हम विकास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, इसी के बाद संसाधनों का अनुचित उपयोग, अर्थात सैन्य साजो सामान और इसके पास में जो भी परमाणु हथियार थे, ये उसी में उपयोग करता था। यानी कि जो भी इसके पास संसाधन थे, जैसे हमने देखा था ना, लौ इस्पात हो गए, बहुत सारे संसाधन थे, इसलिए ये पिन से लेके हवाई जहाज तक खुद ही बना लेते सारी चीजें। तो जो भी इनके पास में संसाधन थे, ये उसका गलत उपयोग करते थे सैन्य साजो सामान बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में, और खासकर किसके लिए? जो पूर्वी यूरोप के वे देश जो कि यूएसएसआर में शामिल थे, उनको अपना पिछलग्गू बनाए रखने के लिए। ठीक है, तीसरा, नहीं चैप्टर नहीं है इसमें। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कहीं से भी क्वेश्चन को उठा के देखेंगे। ठीक है, अब थर्ड हो गया आपका कि नागरिकों की असंतुष्टि, अर्थात अभिव्यक्ति व आलोचना का अधिकार नागरिकों को नहीं था, नेताओं को जो विशेष अधिकार मिले थे उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अब सिंपल सी बात है, एक देश में आप नागरिकों को अभिव्यक्ति का या फिर सरकार की आलोचना का अधिकार नहीं दोगे तो क्या वहां पे ज्यादा दिन तक कोई सरकार चलेगी? नहीं चलेगी। अब जब चली तो यानी कि पूरी तरीके से शासन उन्हीं के हाथ में था, है ना। मीडिया पे सेंसरशिप लगी हुई थी। उसके बाद नागरिकों की जागरूकता, अर्थात पार्टी जो थी, ये जनता को कई सालों तक इसने धोखे में रखा
कि वह पश्चिमी देशों से तेजी से विकसित कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, अर्थव्यवस्था तो और बिगड़ रही थी, है ना। ये चीजें। सर जी मैं आया। चलो, गोरबाचेव के द्वारा किए गए सुधारों का विरोध। गोरबाचेव दो प्रकार के सुधार करना चाहते थे, ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन, पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना, है ना। तो इसकी वजह से इनका विरोध हुआ, तो ये भी एक रीजन बना। सोवियत प्रणाली पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, तो ये भी एक रीजन बना, ठीक है। और तात्कालिक कारण क्या था, तो राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का उभार, ठीक है। 1991 में एक तख्ता पलट हुआ, तब जनता को स्वतंत्रता का महत्व पता चल गया कि भाई अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है, देश कितना आगे बढ़ेगा। जब वो हुआ था तख्ता पलट, ठीक है, फिर हो गई समाप्ति की घोषणा सन 1991 में दिसंबर के मतलब 25-26 दिसंबर के आसपास बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े बड़े गणराज्य, कौन कौन से, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी, ठीक है। ये चीज हो गई। आफरीन हेलो सर, आई एम बैक। कनिका गुप्ता हेलो सर, हेलो। सारे बच्चे बताओ, अब आपको समझ में आ गया ना कि आखिर सोवियत संघ क्यों विघटित हुआ था। ये अभी तक मैंने आपको क्या बताया, केवल सोवियत संघ के विघटन का कारण बताया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। देखिए हम आपसे पूछते चलेंगे हर एक क्वेश्चन के बाद में कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है, ताकि आपको समझ में हर चीज अच्छे से आती रहे, ठीक है। बताते चलिएगा बच्चों, ठीक है जी सर, समझ गए। चलो, अब दूसरा पॉइंट क्या था इसमें कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ बच्चों, तो इसके हमारे सामने क्या क्या परिणाम निकले। तो सबसे बड़ा जो परिणाम था वो ये कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चलने वाला शीत युद्ध खत्म हो गया। दूसरा, विचारधाराओं की जो लड़ाई चल रही थी यूएसए में पूंजीवाद और यूएसएसआर का साम्यवाद, ये विचारधाराओं की लड़ाई भी खत्म हो गई, ठीक है। फिर गुटबंदी खत्म हो गई, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी गुट ये आपस में अपने जो है कंट्रीज को मिला रही थी, है ना, अलग अलग गुट जो है यूएसए यूएसएसआर अपने अपने खेमे में। तो ये गुटबंदी खत्म हो गई क्योंकि एक गुट तो खत्म हो गया। अब विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत हो गई। क्यों भाई, क्योंकि केवल और केवल अमेरिका एक सुपर पावर बची थी, ठीक है। फिर हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, क्योंकि देखिए यूएसए यूएसएसआर ये दोनों ही गुट अपनी सेना, अपने हथियार, परमाणु हथियार, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रही थी। अब यूएसएसआर बचा ही नहीं, तो किस लिए बढ़ाएंगे, हो गई खत्म। कम्युनिस्ट पार्टी पे प्रतिबंध लगा दिया गया और पूंजीवादी और लोकतंत्र की नई राह चल पड़ी, जिसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में और भी पॉइंट आएंगे। नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हो गया, जो 15 गणराज्य थे ना, ये उदय हुए, ठीक है। CIS की स्थापना हुई, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। और पेपर में पता है 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जब बनाया गया तो उसे क्या क्या अधिकार मिले। तो रूस को वो सभी अधिकार मिले जो सोवियत संघ के पास थे, जैसे यूएसएसआर में यूएस क्या बोलते हैं यूएनओ, इसके सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता। जो संधियां भारत ने सोवियत संघ के साथ में की थी या फिर सोवियत संघ ने किसी अन्य कंट्री के साथ में, उन सभी को रूस ने निभाया और रूस को परमाणु संपन्न देश का दर्जा भी प्राप्त हुआ, ठीक है। मिस कोमल हेलो सर जी, हेलो। अब बताओ बच्चों कि क्या आप सभी को सोवियत संघ के विघटन के कारण, ठीक है, और इसके जो परिणाम है अच्छे तरीके से समझ में आ गए। आप पेपर में आएगा तो लिख दोगे 6 नंबर में, बताओ फटाफट, लिख दोगे अच्छे से 6 नंबर में। यस सर जी, 26 दिसंबर, बिल्कुल सही है, 26 दिसंबर को। हाँ जी सर, हाँ जी सर, लिख देंगे। चलिए, जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा वो यहाँ से देख लेगा इसको, वीडियो को पॉज करके। डिस्कस दी कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। तो पार्टी सिस्टम, मिसयूज रिसोर्सेस, और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीजन्स, और ये पॉइंट है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स होगी, अपोजिशन के बारे में होगी, इमीडिएट रीजन क्या था, डिक्लेरेशन कैसे हुई, ठीक है। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकले, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे बच्चों, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, और ये भी 1-2 पॉइंट है, यहां से पढ़ लेना, ओके। अब सोवियत संघ के बारे में ही अब एक क्वेश्चन और यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि इसी के अथवा में आता है, ठीक है। पेपर में पता है क्वेश्चन कैसे आता है, एक में पूछा जाता है कि जो यूएसएसआर है ना, ये क्यों विघटित हो गया या फिर इसके परिणाम क्या निकले, और इसी के अथवा में दे देता है कि बताइए शॉक थेरेपी के बारे में, ठीक है। इसी के अथवा में दे देता है शॉक थेरेपी के बारे में बताइए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए शॉक थेरेपी को आपको समझा देता हूं। इस शॉक थेरेपी के बाद में फिर आपकी जो सेकंड बुक होगी हम उसके क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन उसके, तो आपकी दोनों बुक की तैयारी होती रहेगी, ओके। चलो, अब यहां पे क्या है,
कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके परिणाम लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखेंगे शॉक थेरेपी क्या थी बच्चों। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी देश, मतलब पूर्वी यूरोप के देश, इन्होंने पूंजीवाद की तरफ एक खास मॉडल को अपनाया, जिसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या बोला, इसको बोला शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या हो गया, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, शॉक थेरेपी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी बच्चों। तो सबसे पहली, मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, यानी कि अब जो जमीनें वगैरह होंगी वो रहेंगी निजी स्वामित्व में। ठीक है, फिर सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया, यानी कि जो फार्म पहले समूह के द्वारा संचालित होते थे अब वो निजी भी कर दिए गए। ठीक है, अब पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हो गई। अब पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई तो व्यापारिक फसलें उगाई जाती थी, गन्ना, कपास, मक्का वगैरह इत्यादि, है ना। तो इससे भाई अकाल वगैरह समाप्त हो गया। ओके, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता था, इस बात पे बल दिया गया। और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता और मुक्त व्यापार की नीति इसमें महत्वपूर्ण मानी गई थी। ठीक है, तो शॉक थेरेपी की ये विशेषताएं थी। अब बारी आती कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। तो दो प्रकार के शॉक थेरेपी के परिणाम निकले थे बच्चों। कौन कौन से, आर्थिक और सामाजिक। आर्थिक कौन कौन से, गराज सेल। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उद्योगों को ना बहुत ही औने पौने दामों पर बेचा गया था, यानी कि अगर कोई उद्योग 10 लाख का है तो उस उद्योग को मात्र 50,000 में बेचा गया। ठीक है, अगर कोई 10 लाख का उद्योग है उसको मात्र 50,000 में बेच दिया गया, इतने कम दामों पे। अब उद्योग बेचे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वहां पे वही नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं, यानी कि उससे विदेशी कर्जा लेना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था के पिछड़ जाने के कारण इन देशों को जिन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई थी उन्हें क्या लेना पड़ा, विदेशी कर्जा। अब कोई भी देश विदेशी कर्जा लेगा तो जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, नहीं होगी। तो 1990 के दशक में इन कंट्रीज का जीडीपी होगी बहुत नीचे। सामूहिक कृषि से अभी हमने देखा था विशेषता में कि निजी कृषि की शुरुआत हुई थी। अब इस निजी कृषि की वजह से समाज में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब किसान बनते चले गए। ठीक है, फिर शॉक थेरेपी की बात आ जाती है। इसमें कहा गया है धनी और निर्धन लोगों के बीच में बहुत ही गहरी आर्थिक असमानता थी। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे थे वे इन अत्याचारों को सह नहीं पाए। ठीक है, सरकार के इन अत्याचारों को ना सह पाए, वहां से चले गए, जो इनके खिलाफ गया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, माफिया वर्ग का उदय हुआ, समाज में ऐसा वर्ग जो कि गरीबों के घर छीन लेते थे, उनका शोषण करते थे, कुछ कुछ ऐसा। ओके, तो फटाफट से एक बार सारे बच्चे बताओ, शॉक थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप क्या बताओ एक बार, शॉक थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सारे बच्चे बताओ, शॉक थेरेपी का कॉन्सेप्ट क्लियर? और जो भी बच्चे सेशन में जुड़े हैं सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको फटाफट से लाइक कीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं जो भी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उसको इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ताकि वो भी आपके द्वारा शेयर की हुई लाइव से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना पाए। ठीक है, डन सर जी, डन। चलो समझते चलो और डन 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 बोलते चलो। ठीक है, चलो इंग्लिश में देख लेना कि व्हाट इज शॉक थेरेपी एंड राइट इट्स रिजल्ट। तो क्या है और इसकी विशेषताएं, एंड इसके रिजल्ट में आप इकोनॉमिक बताएंगे और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड बुक की बात करते हैं बच्चों। सेकंड बुक का ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी तक पिछले 10 साल में 4 से 5 बार आ चुका है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन हैं आपके। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन सेकंड बुक का, कि राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन सी समस्याएं आई थी। ठीक है, यानी कि रियासतों का एकीकरण एक बहुत बड़ी समस्या रहा था। रुचि पंचाल, सॉरी फॉर द लेट सर, चलिए कोई बात नहीं, अब आप यहां से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन निकले हैं, आप रिप्ले कर देना बाद में। तो राष्ट्र निर्माण के दौरान रियासतों के एकीकरण में कौन सी समस्याएं आई थी वो बतानी है, और सरदार पटेल की इन रियासतों के विलय में क्या भूमिका रही थी ये भी बताना है। तो सबसे पहले रजवाड़ों के विलय की सबसे अहम समस्या क्या रही थी ये देखो। सबसे पहला पॉइंट, जब ब्रिटिशियर्स हमारे ऊपर कॉलोनी स्थापित कर रखे थे, उपनिवेश बना रखा था, तो ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में था। एक तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत, ठीक है, और एक थे देसी रजवाड़े। अब आपसे पूछा जाए रजवाड़े क्या होते हैं भाई, तो जिस क्षेत्र में शासन तो राजा का था, ठीक है, लेकिन राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता यानी कि उनकी गुलामता को स्वीकार कर रखा था, उनको बोलते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते थे। अंग्रेजों का यह मानना था कि जब भारत आजाद हो जाएगा
तो जितने भी ये मौजूदा रजवाड़े हैं लगभग 565, ये सभी ब्रिटिश के प्रभुत्व से आजाद हो जाएंगे। अब इनके पास में ना 3 ऑप्शन होंगे इन सभी रजवाड़ों के पास में। सबसे पहला कि या तो ये भारत में मिल जाए, या तो ये पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर ये स्वतंत्र देश भी बन सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे जब ये बातें हुई तो सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा कर दी, और अगले ही दिन फिर हैदराबाद के निजाम ने बोल दिया कि हम भी नहीं रहेंगे, और भोपाल के शासक ने ये बोल दिया कि भाई हम तो संविधान सभा में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इन सभी चीजों को देखते हुए देश में रजवाड़ों की समस्या को देखकर अखंड भारत का सपना टूटता सा लग रहा था। अब यहाँ पे इस अखंड भारत को अखंड बनाए रखने का जो बीड़ा था वो उठाया सरदार पटेल ने। ठीक है, अब कैसे उठाया, क्या क्या बातें की, तो देखो भारतीय संघ में देशी रजवाड़ों की विलय में सरदार पटेल की भूमिका। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अब ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने भारत की सभी 565 रियासतों को एकीकृत करने का काम किया। पटेल जी का कहना यह था कि 565 रियासतों में से तकरीबन 550 इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले भारत में विलय कर दिया था। ठीक है, कुछ रियासतें थी 8 से 10, आपके सिलेबस में 3-4 हैं, जैसे कि हैदराबाद है, जूनागढ़ है, मणिपुर, और क्या नाम है एक और है जम्मू कश्मीर। ये 4-5 ऐसी थी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आगे चल के इनके क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय सेना की मदद से हैदराबाद का और जूनागढ़ का सैनिक कार्रवाई के द्वारा विलय करवाया गया। मणिपुर रियासत जो थी इसके राजा पे दबाव डाल के वो करवा लिया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देके वो करवा दिया गया, शामिल करवा लिया गया। ठीक है, अब इन सभी की वजह से सरदार पटेल को महात्मा गांधी ने लौह पुरुष की उपाधि दी, और साथ ही देश के सबसे पहले गृह मंत्री भी बने, और इन्हीं के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया। ओके सर जी, बुक 1 करवा दो बच्चे, हम दोनों बुक कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बुक 1 और बुक 2 दोनों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बुक 1 के, फिर 2 क्वेश्चन बुक 2 के। तो सारे बच्चे बताओ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फटाफट बताओ क्वेश्चन 1 समझ में आया है नहीं? मेरे हिसाब से मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया आपको। शिवानी जी सर जी, आफरीन यस सर, रुचि यस सर जी, हाँ सर यस सर, थोड़ा सर रोशनी खुराना नीलेश यस सर, कोमल यस सर जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हरित क्रांति, ये टॉपिक में नहीं है आपके 2024 के लिए। ठीक है, यहां से पढ़ो कि इंदिरा गांधी की जो असली चुनौती थी, बड़े ध्यान से पढ़ना बच्चों, इंदिरा गांधी की असली चुनौती किसमें थी? विपक्ष से नहीं थी, बल्कि खुद की अपनी पार्टी के भीतर जो सिंडिकेट था उससे निपटने की थी। ठीक है, अब एक तो चुनौती ये हो गई कि सिंडिकेट से निपटना, और उसी में तत्कालीन राष्ट्रपति के चुनाव ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से ये जो पार्टी थी वो विघटित हो गई, टूट गई ये पार्टी। ठीक है, तो बच्चों 2 क्वेश्चन हैं आपके, कौन कौन से? कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, कैसे हुआ, और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव की विशेषता। ठीक है, इसका वर्णन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कांग्रेस के विभाजन की सबसे पहली बात देखिए, हम लोग पहले देखते हैं कि सिंडिकेट वगैरह क्या थे, कैसी पार्टी थी, कैसी नहीं। देखो, इंदिरा गांधी की असली चुनौती विपक्ष से नहीं थी, बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर सिंडिकेट से निपटना था। सिंडिकेट क्या है भाई? तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली जो नेता हैं, इनका एक समूह था सिंडिकेट। ठीक है, सिंडिकेट की इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में क्या भूमिका थी? तो इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनवाने में, कांग्रेसी संसदीय दल के नेता के रूप में चुनने में इन्हीं की भूमिका थी, सिंडिकेटियों की। ठीक है, उसके बाद सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी को इसलिए पीएम बनाया था क्योंकि सिंडिकेट के लोगों को ये, मतलब सिंडिकेटों को ये लगता था कि इंदिरा गांधी जी को ज्यादा कुछ तो पता है ही नहीं, तो ये हमारी सलाह से सरकार चलाएंगी, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, इनको बना देंगे और इनको हम बनाएंगे कठपुतली, और इनके माध्यम से हम अपनी सरकार चलाएंगे। ठीक है, वैसे पीएम तो इंदिरा गांधी जी रहेंगी, लेकिन हम जो है वो सरकार चलाएंगे, इनके पर्दे के पीछे से, ये कह सकते हो। ठीक है, ऐसी चीजें थी, तो ये समझ गए। अब इसी का दूसरा पॉइंट आ जाता है बच्चों, 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है,
काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 1969 में हुआ ये था कि जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय के बच्चों, जाकिर हुसैन, इनकी किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से आकस्मिक मृत्यु हो गई, अचानक मृत्यु हो गई। अब मृत्यु से राष्ट्रपति पद खाली हो गया, अब राष्ट्रपति तो चाहिए कोई ना कोई, है ना। तो सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी जी के एक प्रतिद्वंदी थे नीलम संजीवा रेड्डी, एक व्यक्ति हैं ये, कोई लेडी नहीं, ये व्यक्ति हैं नीलम संजीवा रेड्डी, इनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना। अब देखिए हर एक पार्टी का ना एक नियम होता है कि जो उस पार्टी का हेड होगा उसी, मतलब वो जो पार्टी का मेन बंदा होगा वो जिसे वोट करेगा, ठीक है, वो जिसे वोट करेगा पूरी पार्टी के लोगों को उसे ही वोट करना पड़ेगा, ठीक है। बट इंदिरा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने अपना समर्थन किसे दिया? इंदिरा गांधी ने समर्थन दिया अपना वीवी गिरी को। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी जी इस बात को समझ गई थी कि सिंडिकेट के लोगों ने, मतलब सिंडिकेटों ने जो नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया ना, वो इसलिए क्योंकि ये मेरे लिए षड्यंत्र है। अगर ये राष्ट्रपति बन गए तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी काम करने में, है ना। बस यही हुआ। इंदिरा गांधी जी इस स्थिति को भांप गई और उन्होंने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को समर्थन दिया। और जब चुनाव हुए तो परिणाम स्वरूप वीवी गिरी जो थे वो विजयी हो गए, जीत गए, ठीक है। वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एनजी संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे, ठीक है। अब आधिकारिक उम्मीदवार को वोट ना देने की वजह से इंदिरा गांधी जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और फाइनली कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर रिकॉग्निशन बन गई और सिंडिकेट की कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन बन गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो सारे बच्चे बताओ अब एक बार फिर से, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? कैसे हुआ था, कॉन्सेप्ट क्या क्या था, सारी चीजें फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? जितने बच्चे ज्वाइन हो, और जो ज्वाइन है वो इस लाइव सेशन को लाइक भी करते चलिए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बच्चे तो बहुत सारे ज्वाइन है बट लाइक की संख्या कम है, लाइक करते चलिए। यस सर जी, यस सर जी, अच्छे से समझ में आ गया है। ओके जी सर, यस सर, यस सर, हाँ जी सर जी। चलो अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ, भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत वाला काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए मुख्य सिद्धांत बेसिकली टोटल कितने हैं? 6। पंचशील समझौता यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, वैसे वो भी शामिल है। अब देखो सबसे पहले सिद्धांत क्या है भारत की विदेश नीति का, इसको थोड़ा और करें। सबसे पहला सिद्धांत है गुट निरपेक्षता की नीति। अब ये नीति क्या कहती है भाई, तो ध्यान से सुनो। भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया और उसने किसी भी गुट में शामिल ना होने का निर्णय लिया और एक तीसरे विकल्प के रूप में इस आंदोलन का निर्माण किया, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भारत बहुत ही क्रांतियां, बहुत ही बलिदान के बाद में उसने अपनी स्वतंत्रता पाई थी और वो नहीं चाहता था कि यूएसए या यूएसएसआर उसकी स्वतंत्रता पर जरा से भी आंच लाएं, ठीक है। तो तीसरे विकल्प के रूप में इसको लेके आया और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का वो बन गया, हिस्सा बन गया, ठीक। फिर अगला, लोकतंत्र का सम्मान, अर्थात भारत में शुरुआत से ही लोकतंत्र का सम्मान किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का खिताब का नाम भी भारत के पास में है, ठीक है। जैसे आपातकाल वगैरह लगा था तो हमें उससे इतना तो पता चल गया था कि भाई लोकतंत्र की कमजोरियां क्या है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है कभी ये चीजें। मानवाधिकारों का सम्मान, अर्थात आजादी के बाद भारत में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, साथ ही कुछ कुछ मानवाधिकार भी दिए गए और मौलिक अधिकार मानवाधिकार की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया है, ठीक है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया गया है। भारत ने शुरू से ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया है क्योंकि भारत भी इन्हीं गंभीर समस्याओं से लड़कर आजाद हुआ था और इसने इंडोनेशिया को डचों से आजाद कराने तथा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का भी विरोध किया था, ठीक है, इस प्रकार से। फिर विश्व शांति और मित्रता को बढ़ावा देना। देखिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो भारत ने कई प्रकार से जो शीत युद्ध उसको कम करने की बात की, विश्व शांति को और मित्रता को बढ़ावा देने की बात की थी, ठीक है। जब भी यूएनओ शांति अभियान चलाता है तो उसमें हमेशा भारत अपनी सेना भेजता है, ठीक है। तो इससे शांति के प्रति उसकी गंभीरता, उसकी चिंता को देखा जा सकता है, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है बच्चों, बताओ सारे बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं? सारे के सारे फटाफट से बताओ, विदेश नीति का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया?
आ गया सर जी सर जी सर। चलो अब यहाँ पे है, अच्छा अभी काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम अपनी अब वर्ल्ड वाली बुक के देखते हैं, ठीक है। चलो वर्ल्ड वाली बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, पर्यावरण सम्मेलन के रूप में 1990 के दशक में ब्राजील में हुए सम्मेलन की व्याख्या कीजिए। तो भाई ब्राजील में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ब्राजील में सम्मेलन हुआ था बच्चों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, जिसे हम अर्थ समिट भी बोलते हैं। अब ये था क्या, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो इस सम्मेलन में तकरीबन 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था, ठीक है। इस सम्मेलन में 5 साल पहले 1987 में कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट छपी थी, और रिपोर्ट में ये बताया गया था कि आर्थिक विकास के जो तौर तरीके चल रहे हैं ना, ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे, ठीक है। अब जब ये रिपोर्ट छपी थी 5 साल पहले, कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि विकास के तौर तरीके सही साबित नहीं होंगे, तो ये वाकई में सही साबित नहीं हुए, तब जाके ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब इस रियो सम्मेलन में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जो समस्याएं थी वो सामने स्पष्ट हो गई। कैसे? उत्तरी देशों का कहना यह है, मतलब इनकी चिंता है ओजोन परत में छेद होना, वैश्विक तापवृद्धि होना और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जबकि दक्षिणी देशों के लिए सबसे जो खतरनाक, मतलब इनकी जो चिंता है वो क्या है, वो ये है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे ये लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अभी पूरा काम हुआ सर, अभी तो और रह गया। देखो इसमें एजेंडा 21 भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें यह भी आएगा कि इस रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी, इस संबंध में कुछ नियम वगैरह निर्धारित किए गए। एजेंडा 21 आया कि विकास के कुछ और नए तौर तरीके बताए गए। टिकाऊ विकास की अवधारणा आई कि विकास का ऐसा तरीका जिसका उपयोग से पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, ऐसा तरीका अपनाया गया, ठीक है। फिर रियो घोषणा पत्र आया, ठीक है, इसी में, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को अच्छा बनाए रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता को अच्छा बनाए रखते हुए इसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए पूरे के पूरे देशों को, पूरे विश्व को एक बंधुत्व की भावना से काम करना पड़ेगा, ठीक है। विकसित देशों की अलग जिम्मेदारियां होंगी, विकासशील देशों की अलग जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है, इस प्रकार से। और एक आधा पॉइंट ये हो जाएगा, ओके। अब बताओ बच्चों, समझ में आ गया ना पृथ्वी सम्मेलन वाला? फटाफट से पृथ्वी सम्मेलन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। बंधुत्व मीन्स भाईचारा, हाँ ठीक है, बंधुत्व मीन्स भाईचारा ही होता है, समझ गए सर। चलो यहाँ पे ये पृथ्वी सम्मेलन हो गया इंग्लिश मीडियम में। ओहो, ये क्वेश्चन कैसे भूल सकता हूँ, ये क्वेश्चन तो और भी इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय संघ वाला, ठीक है। अब यूरोपीय संघ की विशेषताएं और कमियां लिखिए। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, क्या आप यूरोपीय यूनियन का, यानी कि यूरोपीय आपकी जो यूनियन है, इसका पूरा टॉपिक समझना चाहते हो? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, एक छोटी से छोटी बारीक चीज भी समझना चाहते हो? पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अलावा फटाफट बताओ। अगर समझना चाहते हो तो बताइए, फिर मैं आपको समझाऊं। जी सर। ओके ओके ओके, चलो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एक बार आपके लिए, अलग से मैंने बनाया हुआ है एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट, ये रहा देखो। यूरोपीय संघ के गठन की सबसे पहले बात करेंगे, यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया कैसे हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका स्टार, इसका झंडा है, ठीक है, जिसमें ये 12 आपको स्टार दिख रहे हैं, जो कि इसके लिए पवित्र, सांस्कृतिक और अच्छे माने जाते हैं, इसलिए 12 स्टार हैं ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप के कई यूरोप जो था वो कई रीजन्स की वजह से कमजोर पड़ने लगा, यूरोपियन कंट्रीज कई वजह से कमजोर पड़ने लगी। तो इसी को देखते हुए अमेरिका के द्वारा एक मार्शल योजना की शुरुआत की गई 1948 में। अब इस मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन इसकी स्थापना कर ली, जिससे पश्चिमी देशों को आर्थिक सहायता मिली, ठीक है। फिर यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई 1949 में, जिससे कि राजनीतिक मदद मिले एक दूसरे को, ठीक है। 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका गठन हुआ। अब जब सोवियत संघ विघटन होने ही वाला था, ये देख सकते हैं,
ये सोवियत संघ का साइन है और ये जो CIS बना था उसका इमेज है। तो जब सोवियत संघ विघटन होने ही वाला था, मतलब हो चुका था एक प्रकार से, तब यूरोपीय संघ तेजी से बना। वैसे आपकी किताब के अनुसार यूरोपीय संघ 1992 में बना हुआ है और क्या बोलते हैं गूगल के अनुसार 93 में। ठीक है, अब अधिकतर नए सदस्य सोवियत संघ के ही थे, अर्थात यूरोपीय संघ में कौन से देश शामिल थे, जो ऑलरेडी USSR के जो कंट्रीज थी वही इसमें शामिल थे। ठीक है, अब समझते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या क्या है बच्चों। ठीक है, देखो यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना एक राष्ट्रगान है, एक स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा यूरो है। ये देख सकते हैं, ये इसकी मुद्रा यूरो है, इसके पास में अपना एक झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है। एक संघ के रूप में इसके पास एक समान विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है और आंतरिक मामले हैं। यानी कि एक संघ, एक एज ए यूनियन, इसकी हर एक कंट्री की, इस यूनियन की एक जैसी विदेश नीति है। ठीक है, और सुरक्षा नीति है, आंतरिक मामले से जुड़े हुए ये चीजें हैं और एक समान मुद्रा है जो कि आपकी ये वाली है ना। इसका शुरुआत में सकल घरेलू उत्पाद यूरोप का 12,000 अरब डॉलर था, इससे भी ज्यादा शुरुआत में जब ये बना था। इसकी मुद्रा यूरो जो है, ठीक है, ये जो इसकी मुद्रा है ना यूरो, ये अमेरिकी डॉलर के लिए वर्ल्ड ट्रेड पे डेंजर थ्रेट साबित हो रही है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हो रही है डॉलर के मुकाबले भी। हालांकि पूरे वर्ल्ड में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में मतलब कंट्रीज में ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसके अलावा 2016 में यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, कब? 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, जो कि लगभग अमेरिका के बराबर था। और साथ ही विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान है। अगर देखा जाए वर्ल्ड ट्रेड के मामले में तो सबसे ज्यादा योगदान इसका है यूरोपीय संघ का, अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा। ठीक है, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का यह निर्णय को प्रभावित करता है। अब जैसे जब यूरोपीय संघ बना था तो इसमें 2 देश, एक तो फ्रांस हो गया, एक ब्रिटेन हो गया, ये सभी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर थे। तो ये सैनिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत था, वीटो पावर हो गई और परमाणु हथियार हो गए। फिर ब्रेक्जिट निकलेगा तो भी एक अभी बचा हुआ है ना। यूरोपीय देशों के द्वारा साझा कृषि की नीति को अपनाया गया, जिससे वहां के देश खाद्यान्न संपन्न हो गए और अकाल की स्थिति खत्म होती चली गई। ओके, इस प्रकार से अब यूरोपीय संघ की कुछ कमियां भी रही। कमियां क्या रही बच्चों? यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी कमी ये रही कि हालांकि जो इसकी विशेषता है अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति, कई बार ये एक दूसरे के देश के खिलाफ हो जाती है। ठीक है, और कई बार यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है ना, वो अमेरिकी गठबंधन में भी शामिल होते हैं, ऐसा भी देखा गया कई बार। ठीक है, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लेकर नाराजगी है। क्यों? क्योंकि 2 कंट्री, एक है डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने 2 चीजों को मानने से इनकार कर दिया था, मॉसिट्रस संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इनकार कर दिया। अब ये अपना खुद का संविधान नहीं बना पाए, विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित है। तो ऐसी बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके झंडे की वो आ जाती है बच्चों विशेषताएं। तो झंडा सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता को और मेल मिलाप का प्रतीक दर्शाता है। ये 12 जो आपके सितारे दिख रहे हैं, ये घेरा जो है गोला, ये क्या दर्शाता है? यूरोपीय कंट्रीज की एकता और मेल मिलाप को। 12 सितारे इसलिए झंडे में क्योंकि 12 की संख्या को वहां पे पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है बच्चों। ठीक है, ये चीज थी। उसके बाद अब यहाँ पे एक टॉपिक और है आपका, ब्रेक्जिट वाला। ठीक है, ब्रेक्जिट वाला क्या टॉपिक है, पढ़ लो इसको। देखो, इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन और एग्जिट इस शब्द से हुई है। हुआ ये था कि 23 जून 2016 को ब्रिटेन में एक जनसंख्या संग्रह में लोगों ने 60% वोट के साथ यूरोपीय संघ के बाहर निकलने के लिए वोट किया था, ब्रेक्जिट के लिए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से आधिकारिक रूप से ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी हो गई। यानी कि जो ब्रेक्जिट है ये हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से ये निकल के ब्रिटेन निकल गया था यूरोपीय संघ से, बस ये है कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब सारे बच्चे एक बार बिल्कुल सही से बताओ कि क्या आपको जो भी टॉपिक मैंने अभी अभी समझाया इस यूरोपीय संघ का बहुत अच्छे से समझ में आया? सारे बच्चे बताओ कमेंट में, चैट सेक्शन में। अगर समझ में आ गया है यस सर जी लिखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। 40+ बच्चे वॉचिंग पे हैं।
यस सर जी, थैंक यू ऑल्सो। यस सर जी, समझ गए। यस सर जी, बहुत अच्छे से। चलो। यस सर जी, जी गुरु जी। आफरीन। चलो, अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अब यूरोपीय संघ तो मैंने अलग से टॉपिक में समझा ही दिया है आपको, है ना। हाँ, अब ये वाला समझते हैं बच्चों, चाइना के बारे में, ठीक है। चाइना के द्वारा अपनाई गई जो उदारवादी अर्थव्यवस्था थी, इसकी विशेषता लिखिए, ठीक है। चलो, चाइना के बारे में उदारवादी जो अर्थव्यवस्थाएं अपनाई गई थी, मतलब उदारवादी जो अर्थव्यवस्था थी, इसकी विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, चीन की विशेषताएं, अर्थात चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को जैसे जैसे खोला, ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी, कृषि का निजीकरण और उद्योगों का निजीकरण, और भी बहुत सारी चीजें थी, है ना, एकांतवास खत्म वगैरह करना। तो चीन के द्वारा ये जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई उदारवादी, इसकी विशेषताएं आप ध्यान से समझो। सबसे पहला, जब चाइना ने एकांतवास खत्म किया, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, तो ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाने लगी, और ये बहुत तेजी से विकास कर रही थी, ठीक है। एशिया का नंबर 1 ट्रेड कंट्री यही रही, ठीक है। विश्व में लगभग 80% इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अकेले चाइना निर्यात करता है, ठीक है। चाइना निर्यात करता है पूरे वर्ल्ड में 80% इलेक्ट्रॉनिक सामान का। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात और सीमेंट का उत्पादक देश भी है, ठीक है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता इसे मिली 26 अक्टूबर 1971 को अमेरिका की सहायता से। तो सोचो, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है इसके पास में, तो कितना पावरफुल है ये, ठीक है। विदेशी मुद्रा का भंडार है। देखो, चाइना की ना एक सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी है, वो पता है क्या करता है। कई छोटे छोटे देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये कई बार पता है क्या करते हैं, चाइना के पास में जाते हैं और चाइना से कहते हैं कि हमें थोड़ा पैसा दे दो, हम बाद में आपको पैसा दे देंगे। तो चाइना पता है क्या कहता है, तुम पैसा ले जाओ, जितनी मर्जी उतना पैसा ले जाओ, लेकिन बदले में अगर तुमने पैसा नहीं दिए तो हम तुम्हारे देश के इतने हिस्से पे कब्जा कर लेंगे और तुम बोलोगे भी कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही करके इसने बहुत सारी बंदरगाह, बहुत सारे पोर्ट, और उसके बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, चाइना के और भी कई कंट्री के वो कर रखे हैं, जब्त कर रखे हैं, क्योंकि पैसा दे नहीं पाते, है ना। कर्जा तो देता ना चाइना, वो दे नहीं पाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े संगठन G20, G8 और ये इसकी क्या नाम बोलते हैं, इनकी अध्यक्षता ये करता है, ठीक है। इस प्रकार से अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि जिस प्रकार से चाइना वर्तमान समय में तेजी से विकास कर रहा है, आने वाले 2040 तक वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट था आपका। अब देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पहलू, चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू आ जाता है। तो क्या है नए पहलू, सबसे पहला, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को एक जैसा नहीं हुआ। अब इससे चीन में बेरोजगारी बढ़ गई, 10 करोड़ लोग तकरीबन बेरोजगार थे। आर्थिक असमानता बढ़ गई, क्योंकि विदेशी कंपनियां आती हैं, तो देश कोई सा भी हो, छोटे उद्योग तो खत्म हो ही जाते हैं। महिलाओं के लिए रोजगार, काम करने के हालात बहुत ही खराब थे। गांव और शहर के तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा था। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाई, और चीन में प्रशासनिक व सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इसका फायदा केवल व्यापारी, धनी वर्ग हुआ, और अमीर, गरीब और गरीब होता चला गया। ओके, तो सारे बच्चे एक बार फिर से बताओ, चाइना वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका? चाइना वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अर्थव्यवस्था वगैरह वगैरह सारी चीजें जो भी थी, सब कुछ समझा दिया बढ़िया तरीके से। फटाफट से बताइए सारे बच्चे। जी सर, यस सर, चलिए समझ गए, अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब ना आपकी जो सेकंड बुक है, इसके 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे है बच्चों कि भारत एक सफल परमाणु परीक्षणित देश है। कथन के संदर्भ में परमाणु परीक्षण की परिस्थितियां और प्रक्रिया तथा उद्देश्य, और सर जी, परमाणु परीक्षण के लिए परिस्थितियां क्या थी, प्रक्रिया क्या रही है, उद्देश्य, तीनों चीजें हैं। तो परिस्थितियां क्या रही जिसकी वजह से भारत को मजबूरी में अपना परमाणु परीक्षण करना पड़ा? तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान के हुए युद्ध, इनकी वजह से भारत को लगा कि भाई हमें भी अब तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, परमाणु हथियार। अगर परमाणु हथियार होते तो चाइना पाकिस्तान की क्या मजाल, जो आंख उठा के देख भी सकते हमारी तरफ, ठीक है। 1962 में चाइना युद्ध हुआ था। 1973 में अरब इजराइल जो युद्ध हुआ, इससे पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मच गया।
अब इसके पास में अगर परमाणु ऊर्जा होती तो ये और भी कुछ कर सकता था, ठीक है। फिर भारत इस वजह से बहुत सारी आर्थिक समस्याओं से घिर चुका था। सैनिक, आर्थिक, मुद्रास्फीति, रेल हड़ताल, बहुत सारी और भी चीजें, इन सभी की वजह से भारत को अपना परमाणु परीक्षण करना पड़ेगा। अब परमाणु परीक्षण बेसिकली कैसे कैसे हुआ, क्या स्ट्रेटेजी रही, तो वो सुनो। शुरुआत होती है इस प्रकार से। 1940 के अंतिम सालों में जो होमी जहांगीर भाभा थे, इनके नेतृत्व में परमाणु परीक्षण की शुरुआत हो चुकी थी। भारत ने परमाणु परीक्षण जो किया उसका उन्होंने क्या कहा कि हम ये जो है ना परमाणु अणु ऊर्जा ये बना रहे हैं शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, ठीक है। अब परमाणु परीक्षण कैसे हुए, तो भारत ने मई 1974 में पोखरण, राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, जो कि असफल हो गया इंदिरा गांधी जी के समय। और 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया, जो कि संपन्न हुआ, ठीक है। इस प्रकार से इसके तुरंत बाद पाकिस्तान को ये लगा, पाकिस्तान छटपटा गया, अरे भारत ने कैसे कर लिया, अब तो हम भी करेंगे, हम नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पाकिस्तान कॉपी कैट बन गया और उसने फिर से कॉपी किया और अपना भी परीक्षण कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी, जब इंडिया ने किया तो अमेरिका ने इंडिया की आलोचना की, ठीक है, अमेरिका ने इंडिया की आलोचना की। लेकिन जब पाकिस्तान ने किया तो अमेरिका ने एक शब्द तक नहीं बोला। इससे बात पता चलती है ना आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना, ये इतिहास की बात हो रही है। ओके, तो समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि परमाणु नीति के सिद्धांत के बारे में। अब देखो, ये तो परीक्षण हो गया, अब सिद्धांत सुनो। 5 सिद्धांत हैं इसके। सबसे पहले, एक सेकेंड, है ये तो एक जैसा सेम लिखा हुआ है, सिद्धांत कहां गए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 5 सिद्धांत बता देता हूं, ओरली आप सुन लो, ठीक है। सबसे पहला सिद्धांत ये था कि भारत कभी भी परमाणु जो हथियार है उसका उपयोग पहले नहीं करेगा, यानी कि आपने सुना है ना, नो फर्स्ट पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वाली, ठीक है, तो वही चीज। दूसरा, अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम उसको छोड़ तो देंगे नहीं, है ना, ये चीजें। तीसरा, कि हम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए अणु ऊर्जा बना रहे हैं, फालतू की चीजों के लिए नहीं, ठीक है। और चौथा, कि हम आज भी विश्व शांति को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं। और पांचवा, जो संधियां थी ना, एनपीटी, सीटीबीटी, इस पे इसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, क्योंकि भारत कहता है ये भेदभाव वाली नीतियां हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों आपका, भारत परमाणु परीक्षण देश वगैरह वगैरह सारी चीजें। फटाफट से सारे बच्चे बताओ, समझ में आया क्या? जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, चलिए हर एक क्वेश्चन को करवाने के बाद आपसे मैं पूछता रहूंगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया, इसके आपको पक्ष में बातें बतानी है और इसके विपक्ष में बातें बतानी है। सारी चीजें स्क्रीन पे देख लो, बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिख रही होंगी, है ना। आई थिंक मुझे इसे छोटा कर देना चाहिए ताकि आपको शायद दिख नहीं रही, क्या दिख तो रहे हैं, अच्छा इससे ऊपर करना है। चलो देखिए, जब हम बात करेंगे आपातकाल पे बहस की तो पहले बात करेंगे पक्ष की, ठीक है, कि आपातकाल के पक्ष में कौन कौन था, ठीक है। सर मैं अभी आया हूं लाइव पर, शिम्मी कटारिया, कोई बात नहीं, अभी आए हो तो अभी से जो क्वेश्चन समझा रहा हूं उसको समझते चलो, ठीक है। चलो देखो, आपातकाल पर बहस, सबसे पहला पॉइंट, सरकार का ये मानना था, अर्थात इंदिरा गांधी जी का ये मानना था कि जो ये लोग बार बार गुजरात बिहार आंदोलन, रेल हड़ताल वगैरह ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, इनसे लोकतंत्र बाधित हो रहा है, लोकतंत्र काम नहीं कर पा रहा है सही से, ठीक है। जो हमारे विरोधी हैं, विरोधी दल और जो गैर संसदीय लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये समाज में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, राजनीति, गलत राजनीति का सहारा लेके समाज को अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, ठीक है। सरकार जो है वो अपने कामों को अच्छे से कर रही है, लेकिन इन विरोधियों के धरना प्रदर्शन की वजह से कार्यक्रम में अड़चन पैदा हो रही है, जिसकी वजह से हम विकास को छोड़कर इन्हें शांत करवाने में लगे हुए हैं, ठीक है। भारत की एकता के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लागू करने का जो कदम है, इसका समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया, ठीक है। इस प्रकार से अब बारी आती है कि आपातकाल पर बहस। अब ये बहस कैसी हुई, तो आइए इसको भी समझते हैं। लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार है, तो विपक्षी क्या बोलते हैं, विपक्षी बोलते हैं कि भाई आपातकाल क्यों लगाया, क्योंकि हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जो रेल हड़ताल, अभी आपात, तो उसमें गृह मंत्रालय कहाँ गया था,
कहाँ गई थी कानूनी व्यवस्था? ठीक है, जब आपातकाल लगाया गया था कहाँ गए थे गृह मंत्रालय और कानूनी व्यवस्था? चौथा, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया गया, अर्थात जैसे वो अनुच्छेद 352 था ना, आंतरिक गड़बड़ी वाला आपातकाल का, तो उसका उपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया गया, क्योंकि 25 जून को सबसे बड़ी रैली होने वाली थी और उस रैली के बाद में, संसद मार्च के बाद में, इनको इस्तीफा देना ही पड़ता इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, विपक्षियों का यह कहना है कि खतरा देश की एकता या देश की अखंडता को नहीं था, खतरा था स्वयं प्रधानमंत्री को, इसीलिए उन्होंने आपातकाल लगा दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था बच्चों आपका। सर नेटवर्क इश्यू, बच्चे यहां से वीडियो नहीं रुक रही है, ठीक है, वीडियो एकदम मस्त चल रही है, टेंशन मत लो, आप अपने नेट को देखो। ठीक है, तो बच्चों आपको आपातकाल की पक्ष और विपक्ष समझ में आगे बढ़िया तरीके से बताओ सारे बच्चों एक बात। हाँ, स्वयं प्रधानमंत्री को खतरा था, सही बात है। जी सर जी समझ गए हैं, चलो। ये है सुनीता रेकवाल। सर आपातकाल का एक और पॉइंट हो सकता है, रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। हाँ, ये तो पूरा टॉपिक है। चलो, अब हम लोग आ गए हैं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। ठीक है, अब क्षेत्रीय आकांक्षाओं की दो जो आकांक्षाएं हैं वो आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुने। ठीक है, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने, दो क्षेत्रीय आकांक्षाएं आपको मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों पंजाब समस्या। ओके, अब पंजाब समस्या को सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुने और समझते चलें। ओके, ओके, आई थिंक यहाँ पे मुझे चेक करना चाहिए नेटवर्क, और हाँ नेटवर्क तो यहाँ पे ठीक ही आ रहा है मेरे हिसाब से। चलो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग किसको डिस्कस करेंगे अब? हाँ, पंजाब समस्या को। ठीक है, अब पंजाब समस्या को बड़े ध्यान से देखना है। देखो, हुआ ये कि 1920 के दशक में अकाली दल बना पंजाब में। ठीक है, पहले से वृहत्तर पंजाब बोलते थे, आज का जो क्या नाम हरियाणा है, आज का जो पंजाब है, और आज का जो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, ये सभी इसी में शामिल थे, वृहत्तर पंजाब में 1966 में अलग हुए थे। ठीक है, तो लिखेंगे कि 1920 के दशक में गठित अकाली दल ने पंजाबी भाषी क्षेत्र के गठन के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1966 में वृहत पंजाब से तीन स्टेट बने। एक तो पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब बन गया, हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा बन गया, और जो पहाड़ी इलाके थे इनके लिए हिमाचल प्रदेश बना दिया। ठीक है, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अकाली दल ने 1973 में जब आनंदपुर साहिब सम्मेलन हुआ, तो इस अकाली दल ने जो गवर्नमेंट थी उसके सामने ये प्रस्ताव लगा कि हमें और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। इवन कुछ धार्मिक लोगों ने तो ये कहा कि हमें अपनी पहचान अलग रखनी है, और सबसे खतरनाक, कुछ चरमपंथियों ने कहा कि हम पंजाब से अलग होकर खालिस्तान बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब खालिस्तान बनाना चाहते तो खालिस्तानियों ने क्या किया? खालिस्तानियों ने 1980 के दशक के बाद 1980 के बाद में अकाली दल पर उग्रपंथियों का नियंत्रण हो गया, जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे ना, उनका नियंत्रण हो गया, और उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया और वहीं थे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद अब जब आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, सेना को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था, तब चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी कि जून 1984 में उग्रवादियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्यवाही की गई, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं। अब इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी जी के उनके जो अंगरक्षक थे उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि अंगरक्षक सिख थे और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे सिख भाइयों को मारा है तो हम तुम्हें भी मार देंगे, और मार दिया उनको फिर। ठीक है, इस सैन्य कार्रवाई से सिखों ने अपने धर्म, अपने विश्वास पे हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। ठीक है, और दूसरी तरफ
उत्तर भारत में फिर सिख विरोधी दंगे भड़क गए इस प्रकार से। ओके, और फिर हुआ पंजाब समझौता। जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल तथा राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना के प्रयास किए। ठीक है, और समझौता हुआ तो शांति स्थापना हुई, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत हुई। ठीक है, आज भी समस्याएं ये आती रहती है, खालिस्तान की मांग आज भी उठती रहती है ना। बताओ बच्चों, पंजाब समस्या क्लियर है आपकी? फटाफट बताओ, पंजाब समस्या क्लियर है? थोड़ा थोड़ा सर जी। चलो, अब हम लोग जम्मू कश्मीर की समस्या को समझने वाले हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखो, जम्मू और कश्मीर रियासत विलय अथवा विशेष राज्य का दर्जा, बड़े ध्यान से देखें बच्चों। ठीक है, देखो, जम्मू एवं कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र हैं। कौन कौन से? एक खुद जम्मू है, एक कश्मीर है और एक लद्दाख है ना। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। ओके, कश्मीर का एक भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पीओके। ओके, और पाकिस्तान ने कश्मीर का ये भाग अवैध रूप से चाइना को हस्तांतरित कर रखा है। अर्थात पीओके है तो वैसे पाकिस्तान का, लेकिन वो किसे दे रखा है इसने? चाइना को दे रखा है। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तो उससे पूर्व जम्मू कश्मीर में राजतंत्रीय शासन था। यहाँ के राजा थे हरि सिंह। इन्होंने अपने आप को अलग देश घोषित करने की मांग की। ठीक है, तो हुआ ये कि अलग देश घोषित करने की मांग की इन्होंने भारत से, तो पाकिस्तानी कबायलियों की घुसपैठ हो गई। अब राजा इससे बहुत ज्यादा डर गया, अब कैसे इसे निपटा जाए, तो भारत सरकार से इसने सैनिक सहायता मांगी। अब भारत सरकार ने कहा कि हम मदद कर देंगे तुम्हारी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अपना विलय भारत में करना पड़ेगा। तो राजा मान गया कि ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, यानी कि संविधान तुम्हारा हम पे लागू नहीं होगा। ठीक है, संविधान का जो भी आर्टिकल बनेगा वो लागू नहीं होगा, केवल और केवल आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल 370 यही लागू होगा। ठीक है, पाकिस्तान के उग्रवादी व्यवहार और कश्मीर के अलगाववादियों के कारण ये क्षेत्र आज भी बना हुआ है। यहाँ पे 3 प्रकार की अलग अलग धाराएं हैं। एक तो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर को अलग देश बना दो, कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय कर दो, और कुछ कहते हैं कश्मीर को भारत का हिस्सा रहने दो परंतु अलग अधिक स्वायत्तता दे दी जाए। ठीक है, ये चीजें थी। नेटवर्क इश्यू है, लेट मी चेक। हेलो, नेटवर्क इश्यू तो नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। नेटवर्क इश्यू है, लेट मी चेक। नहीं नहीं नहीं, अभी भी आ रहा है क्या बच्चे नेटवर्क इश्यू? बताना एक बार। नहीं है सर, नहीं है, अब नहीं हो रहा है सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ओके 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 ओके, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। चलो, तो कश्मीर हो गया, कश्मीर हो गया, कश्मीर हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 1990 के बाद की भारतीय राजनीति में कौन से 2 मुख्य बदलाव हुए? बदलाव तो 6 हुए, आपको कोई 2 मुख्य बताने हैं। ठीक है, तो आइए हर एक बदलाव को अच्छे से समझते हैं बच्चों। सबसे पहला बदलाव, मंडल मुद्दा। क्या था ये? 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, इसीलिए इसको मंडल आयोग कहा गया। ठीक है, अब मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो इसकी सिफारिश ये थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% तक का आरक्षण दिया जाए और कुछ भूमि सुधार को लागू किया जाए। और एक चीज और, जब ये लागू किए गए ना, तो पूरे भारत में मंडल विरोधी आंदोलन चलने लगे थे। ठीक है, इसी को मंडल मुद्दा बोलते हैं। फिर अच्छा, ये हो गया कि 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू जब किया, तो उसके खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में भारत के मंडल विरोधी जो मुद्दे थे वो चलने लगे थे। ठीक है, फिर नई आर्थिक नीति आई
तो 1991 में श्री वीपी सिंह नरसिम्हा राव, ठीक है, वीपी सिंह उस समय के वो थे, क्या नाम है, नहीं वीपी नहीं आएगा, ठीक है, पीवी, हाँ पीवी आएगा, पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन्होंने देश में नई आर्थिक नीति लागू कर दी, जिसे बाद में आने वाली सरकारों ने भी जारी रखा, और इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पे बल दिया गया था। ठीक है, ये चीजें थी। और तीसरा बदलाव था बच्चों अयोध्या विवाद का। 16वीं शताब्दी में मीर बाकी के द्वारा अयोध्या में बनाई गई मस्जिद के बारे में यह कहा गया कि यह मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी, और यह मामला अदालत में गया, और 1940 के दशक में ये टाला गया। बाद में जब ताला खुला तो ये वोट बैंक की राजनीति बनी। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया, और इस कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली, और 2024 में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ। ठीक है, इससे पहले 1993 में मुंबई दंगे हुए थे इसकी वजह से, जिसके उसके क्या बोलते हैं, जांच के लिए अब्राहम लिंकन आयोग का भी, क्या नाम है, अब्राहम नहीं, लिब्राहन आयोग, इसका गठन किया गया था। इस प्रकार से हाँ जी सर, न्यू स्टूडेंट कैसे हो, कनिका गुप्ता। नीलेश गौतम, सर जी हमें पढ़ाने के लिए अपने डिनर भी छोड़ दिया। डिनर तो आराम से कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वैसे भी दिल्ली है, दिल्ली में तो डिनर आराम से 10, 11, 12 बजे ही होता है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल में बता दिया करें, फिर वैसे बताना है। चलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अभी क्या टेंशन ले रहे हो, आपने बताया लाइव इसीलिए तो होता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा खत्म करो कहानी के बारे में समझा के, है ना। इंदिरा गांधी का आपातकाल कारण, अभी काम करते हैं हम लोग, चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगले वाले पे। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, ये तो सभी को पता होगी मेरे हिसाब से, है ना। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है, पारंपरिक धारणा का मतलब क्या हो गया कि खतरा किससे है, तो इसमें खतरा 2 प्रकार का होता है। एक होता है इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि बाहरी, एक होती है आंतरिक यानी कि देश के अंदर, है ना। अब जैसे बाहरी सुरक्षा है, तो किसी देश को बाहरी सुरक्षा कैसे चाहिए, उसे चाहिए होती है सैन्य खतरे से सुरक्षा, ठीक है, जिसका स्रोत कोई दूसरा कंट्री होता है। अब इसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सही ना होना। ठीक है, सैन्य कार्यवाही से, जब किसी देश में सैन्य कार्रवाई होती है तो उस देश की आजादी, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, इन सभी को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है ना। आफरीन सर, अब क्लास है कब बता दो बच्चे। अब आपकी जो क्लास है इस क्लास के बाद देखते हैं कब अटेंड करनी है। मे बी ये क्लास तो पहले तो 10 बजे तक तो यही चलेगी, ठीक है, 10 बजे तक तो यही चलेगी, फिर बाद में देखेंगे, ओके। और उसके बाद में आंतरिक सुरक्षा की बात हो जाती है। तो ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार अहम कार्य बनी चली आ रही थी। खतरा देश की सीमा के अंदर से ही होता है, अर्थात हमेशा से हर देश की सरकार का ये काम रहता है कि वो अपने देश को सुरक्षित करे अंदरूनी खतरों से। अंदरूनी खतरे जैसे कि बीमारी हो जाना, बहुत कोई आंदोलन, नक्सलवादी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, जातीय हिंसा, इन सभी को, ठीक है। और ऐसे ज्यादातर किस में देखा जाता है, जो नए नए देश आजाद होते हैं ना, उसमें ज्यादा देखा जाता है। अजय सिंह, कल सुबह 5 बजे आना सर। सर मुझे जाना है अभी, चलिए कोई बात नहीं, बाद में ज्वाइन कर लेना आप, ओके। देखिए जो बच्चे 5 बजे के कह रहे हैं ना, देखो 5 बजे तो नहीं, या फिर कह सकते हैं 5 बजे भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ, मैं सोऊंगा ही नहीं, खत्म कहानी। अगर आप रेडी हो 5 बजे आने के लिए तो मैं भी रेडी हूँ 5 बजे आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप रेडी हो 5 बजे के लिए? भवनी सर जी, इस लाइव सेशन में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। और सर जी 4 बजे, अरे वाह वाह वाह, 6 बजे, हाँ जी सर। चलिए देखिए अभी वैसे टाइम में कोई फिक्स नहीं कर रहा हूँ, 5 बजे से लेके, ठीक है ना, 5 बजे से 6 के बीच में कभी भी हम लोग लाइव आएंगे। लाइव में देखो 11 से 12 बजे के आसपास में चैनल पे शेड्यूल कर दूंगा, तो आप सारे बच्चे देख लेना लाइव कब होगा। वैसे तो 5 या 6 बजे तो कन्फर्म है, 5 बजे नहीं हुई तो 6 बजे तो कन्फर्म ही है आपका लाइव, ओके। जी सर, चलिए
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कई बार आता है पेपर में। सुरक्षा परिषद की संरचना तथा इसमें सुधार की व्याख्या कीजिए और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। दो क्वेश्चन है आपके और आंसर एक ही लिखना है। सुरक्षा परिषद की संरचना और सुधार की व्याख्या, है ना। संरचना और सुधार की व्याख्या लिखनी है और कुछ नहीं ज्यादा करना है आपको। सर मॉर्निंग में भी लाइव आना, अरे आएंगे आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। मैं तो 7 बजे उठूंगा कल, एक ही प्रजापति, कोई बात नहीं। 7 बजे 2 लाइव क्लास होंगी कल आपकी, एक सैंपल पेपर की और एक हर एक चीज की, ठीक है। तो सारे बच्चे कल ज्वाइन कर लेना फटाफट। चलो, सुरक्षा परिषद की संरचना, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। कार्य क्या होता है, तो ये देशों के विवादों को सुलझाती है, शांति भंग करने वालों को सजा देती है और विश्व में शांति बनाए रखती है, ठीक है। अब इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। अब 10 अस्थायी सदस्य हैं, इन सदस्यों को हर 2 साल में चुना जाता है महासभा के द्वारा। इनके पास में निषेध अधिकार है, सभी 5 सदस्यों के पास में एक निषेध अधिकार है, एक वीटो की पावर है जो कि अन्य 4 की उसको निरस्त कर सकता है। यानी कि एक वीटो पावर इतनी पावरफुल है कि अगर 4 वीटो धारक देश किसी निर्णय पे सहमत हैं तो ये एक इन सभी को निरस्त कर सकती है, इतनी पावरफुल होती है। ओके, ये चीजें थी। एक बच्चा कह रहा है सर जी एक बात और बता दो। देखो, सुरक्षा परिषद की संरचना, इसमें टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी में शामिल है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, चाइना। और 10 अस्थायी ये हर साल बदलते रहते हैं, हर 2 साल में। तो ये चीजें महासभा के द्वारा इनको चुना जाता है। काम क्या होता है सुरक्षा परिषद का, तो देशों के बीच में किसी विवाद को सुलझाना, ठीक है, विश्व में शांति बनाए रखना और जो शांति भंग करता है उसको सजा देना। निषेध अधिकार क्या है भाई, तो सभी 5 सदस्यों को, स्थायी को ये अधिकार मिला हुआ है और एक वीटो की जो पावर अन्य 4 वीटो को खत्म कर सकती है, इस प्रकार से, है ना। ये चीजें थी। चलो, अब सेकंड इसी में देख लेते हैं भाई कि सुरक्षा परिषद में हमें सुधार क्या क्या चाहिए, ठीक है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले सदस्य संख्या में वृद्धि, अर्थात 1945 में 51 देशों के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, यूएनओ की, और आज इसमें 193 देश शामिल हैं। लेकिन इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर जो हैं वो अभी भी उतने ही हैं, ठीक है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, आम महासभा, इसमें विकसित देश भी शामिल, विकासशील देश भी शामिल है। तो इस कारण से इनकी भी बातें सुरक्षा परिषद में सुनी जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं सुनी जाती है। फिर आता है असमान प्रतिनिधित्व। अब ये क्या था कि अमेरिका महाद्वीप से एक देश अमेरिका है, यूरोप महाद्वीप से 3 देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और एशिया से केवल एक ही है, चीन। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका महाद्वीप से कोई देश ही नहीं है, दक्षिणी अमेरिका से कोई देश ही नहीं है, और इसके प्रबल दावेदार हैं जापान, भारत, जर्मनी, ब्राजील, लेकिन फिर भी इसको सदस्य संख्या नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो ये जो असमान प्रतिनिधित्व है इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वीटो शक्ति, स्थायी सदस्यों के पास में एक निषेध अधिकार प्राप्त है, इसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि लोग यानी कि ये कंट्री इसका दुरुपयोग कर रही हैं, ठीक है, ये दुरुपयोग कर रही हैं। इससे कोई भी मजबूत फैसला नहीं लिया जा पाता है और आज तक 250 बार वीटो का उपयोग हो चुका है। यानी कि 5 में से ना 4 कंट्री अभी तक 250 बार एक मामले में सहमत हुई थी, किसी एक की वजह से ये मामले आए ही नहीं सामने, ठीक है। खुद रूस 122 बार इसका उपयोग कर चुका है, ठीक है। इस प्रकार से तो सारे बच्चे बताओ कि सुरक्षा परिषद का ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ, फटाफट बताओ, टाइम कम है। क्वेश्चन 6 आ गया समझ में, समझ में आया हो, समझ में आया क्या, फटाफट से समझ में आया क्या। जी सर जी, जी सर जी, जी सर जी। ओके, ओके, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चलो, चलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। ये कौन है, शायर, आपका नाम थोड़ा बड़ा है।
चलो ये हो गया आपका यूएनओ वाला चैप्टर का। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। विश्व में विगत कुछ वर्षों में लाइन कहाँ चली गई, देखो, विश्व में विगत कुछ ही वर्षों के दौरान पर्यावरण आंदोलन की भरमार दिखी गई है। यानी कि वैश्विक लेवल पे पर्यावरण जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कथन के संदर्भ में आपको इसे स्पष्ट करना है। तो आ जाइए, कथन के संदर्भ में स्पष्ट करते हैं और अच्छे से सारी चीजों को समझते हैं। ये कौन है? सॉरी सर, लेट हो गया। वीआईपी गेमिंग ऑफिशियल। लेट नहीं, बहुत लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गए आप तो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब जहां से समझा रहा हूं वहां से समझो। ठीक है, जहां से समझा रहा हूं वहां से समझना शुरू करो। तो विगत कुछ वर्षों में पर्यावरण आंदोलन की भरमार देखी गई है। हमें एग्जाम्पल देके बताना है। देखो, पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे जीवंत होते हैं, विविधता भरे हुए होते, ताकतवर होते हैं। सबसे पहले चले थे बच्चों खनिज आंदोलन। कैसे? देखिए, धरती के भीतर मौजूद जो संसाधन होते हैं, इन्हीं को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वो खनन करते हैं। अब खनन के लिए हम लोग भर भर के रसायन, केमिकल्स, इनका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से वहां की भूमि, वहां का जलमार्ग, वहां का वातावरण, वहां की स्थानीय वनस्पति सब जहरीली हो जाती है, सबका विनाश हो जाता है, जिस कारण से वहां के आसपास के लोगों को वहां से हटना पड़ता है। अब इसके खिलाफ चलाया गया आंदोलन कहां पे? फिलीपींस में। कई समूहों और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, इसके खिलाफ अभियान चलाया, जिसका कारण था परमाणु शक्ति। ठीक है, अर्थात क्यों चलाया था? क्योंकि ये तो कहते हम खनन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वहां पे परमाणु शक्ति बना रहे थे। ठीक है, इसीलिए इनका विरोध किया गया। ओके, कोई बात नहीं महक जी, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो खनिज उद्योग आंदोलन ये थे आपके। ठीक है, फिलीपींस के बारे में। अब अगला आता है बच्चों वन आंदोलन। अब वन आंदोलन क्या थे? तो दक्षिणी देश जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे ऐसे देश थे, यहाँ पे चले आंदोलन। क्यों चले? क्योंकि वनों पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, वनों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही थी, वनों का संरक्षण नहीं हो रहा था, इसीलिए वनों को बचाने के लिए किए गए थे। अच्छा सारे बच्चे ये बताओ कि भारत में वन आंदोलन कौन सा चलाया गया था? सबसे बड़ा वन आंदोलन भारत में कौन सा चलाया गया था? बताओ बच्चों, वन आंदोलन कौन सा चलाया गया था सबसे बड़ा भारत में? आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। ठीक है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है आपने इसके बारे में, फटाफट बताओ। ओडिशा में? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, चिपको आंदोलन चला था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चिपको मूवमेंट था भारत में। ये एग्जांपल लिख देना आप यहाँ पे, चिपको मूवमेंट के बारे में। फिर बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन। अब बांधों के खिलाफ आंदोलन क्यों चलाए जाते हैं? क्योंकि इसमें नदियां, घाटियां, इसको बचाने की बात कही जाती है। ठीक है, विश्व का सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां पे चला था? दक्षिणी गोलार्ध के 1980 के शुरुआती दशक में। एग्जाम्पल के तरीके से समझो, ऑस्ट्रेलिया में चला फ्रैंकलिन नदी पर इसके परिवर्ती वनों को बचाने के लिए आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ ही था। ठीक है, भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन चले थे नदी से हृदय से, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये चीजें। ओके, तो ये कुछ आंदोलन थे बच्चों जो कि मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए। खनिज आंदोलन, ठीक है, फिर बड़े मतलब वन आंदोलन और बड़े बांधों के खिलाफ वाले आंदोलन। ठीक है, अब बच्चों टाइम कम है, मैं आपको सीधा सीधा टॉपिक समझा देता हूं, आप समझ लेना। ठीक है, अब देखो, टॉपिक समझना और अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाए जाने के आर्थिक कारणों का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक कारण क्या था? सबसे पहला, इन्होंने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था वो सही से काम नहीं किया, उसके द्वारा इन्होंने जो बोला था करने के वो कर नहीं पाए। 1971 के युद्ध में लगभग 80 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कराए, तो भारत पर अतिरिक्त दबाव पड़ गया इसका। ठीक है, अमेरिका ने भारत को हर तरीके से सहायता देनी बंद कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में वृद्धि बढ़ गई, जिससे कि महंगाई और बढ़ी भारत में, क्योंकि भारत ऑयल का कंजप्शन बहुत ज्यादा करता है ना। औद्योगिक विकास बहुत कम हो गया, गांव में बेरोजगारी बढ़ गई। 1972-73 में मानसून असफल हो गया, कृषि पैदावार खत्म हो गई। ठीक है, खाद्यान्न संकट हो गया, अकाल पड़ गया। इन सभी रीजन्स की वजह से इंदिरा गांधी जी का विरोध बहुत हुआ, क्योंकि वो तो देश की इकोनॉमी को संभाल ही नहीं पा रही थी। इसी वजह से ये यहाँ पे आपातकाल लगाना पड़ा। ठीक है, अगला, भारत तथा चीन के बीच 1960 के दशक में हुए युद्ध का वर्णन कीजिए और चीन तथा तिब्बत की समस्या का वर्णन करते हुए इसमें भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आइए करते हैं।
1950 में चीन ने तिब्बत पे आक्रमण करके कहा कि तिब्बत हमारा इलाका है, हमारा क्षेत्र है, हमारे देश का एरिया है। तो तिब्बत के लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, हम अलग कंट्री हैं, ठीक है, हम अलग कंट्री हैं। तो जब ये विरोध किया तो स्थिति बिगड़ने लगी। तो 1956 में चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा, ये दोनों एक साथ भारत की यात्रा पर निकले, भारत की यात्रा की। अब यात्रा के दौरान ये दोनों ही आए नेहरू जी के पास और उन्हें बताया कि हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप थोड़ी मदद करो इसको सुलझाने में। नेहरू जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं भैया नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद अभी अपना विकास कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद अभी अपना विकास कर रहे हैं, हम तुम्हें कैसे सहायता दे देंगे, ठीक है। फिर 1958 में हुआ ये कि तिब्बती लोगों ने चीनियों का भारी विद्रोह किया। देखिए किसी पे आप जो है ना कुछ चीजें डालते जा रहे हो तो वो कब तक सहन करेगा, कब तक अपने शोषण को सहन करेगा, कभी ना कभी तो तुम्हारे लिए विद्रोह करेगा ही करेगा। तो चीनियों ने क्या नाम है, तिब्बती लोगों ने कर दिया चीनियों के विरुद्ध में 1958 में। अब चाइना की सरकार ने अपना एक खतरनाक नीति, उसने क्या किया, चाइना ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति जिस देश में उसके लोगों को मारा जा रहा है, क्या वो रहेगा वहां पे? नहीं रहेगा। तो वो लाखों की तादाद में तिब्बती लोग शरणार्थी रूप में भारत आने के लिए मजबूर हो गए। 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी और भारत के दलाई लामा को शरण देते ही चाइना ने बोला अरे रे रे रे, देश की अंदरूनी समस्या में हाथ नहीं डालने का पंचशील समझौता किया है ना, किया है ना कि नहीं? अगर पंचशील समझौते मतलब पंचशील समझौते में क्या कहा गया है, हम लोग एक दूसरे की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये युद्ध मेरा है। तो तुमने हस्तक्षेप कैसे किया, अब होगा युद्ध। फिर हो गया युद्ध, फिर क्या, भारत और चीन के संबंध खराब हो गए और 1962 में युद्ध हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये था बच्चों। तो भारत चाइना युद्ध में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आयाराम गयाराम जुमला, सभी को पता होगा ये वाला। कैसे पता होगा, क्योंकि 1970 के 1967 चौथे आम चुनावों में हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, इन्होंने एक ही पखवाड़े में 3 पार्टियां बदली थी। पहले ये कांग्रेस के थे, पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस से ये चले गए यूनाइटेड फ्रंट में, फिर यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस से 9 घंटे के अंदर ही यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। और तीसरी बार जब इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेसी नेता राव वीरेंद्र सिंह ने कहा चंडीगढ़ प्रेस में कि गया राम था अब आया राम है, गया राम था अब आया राम है, ठीक है। इस प्रकार से ओहो, ये क्वेश्चन कैसे भूल सकते हैं, भारतीय विभाजन के परिणाम सभी को पता है भाई, भारतीय विभाजन के परिणाम सभी को पता है। कैसे पता है, भारत के बंटवारे का मतलब था भारत के दिल के 2 टुकड़े हो जाना, एक टुकड़ा बन गया पाकिस्तान, एक टुकड़ा भारत, ठीक है। अब वही चीज है, देखिए भारत का जो विभाजन हुआ इसमें जो आबादी का स्थानांतरण था वो आकस्मिक था, एकदम अचानक से अनियोजित था, कोई प्लानिंग नहीं थी बंटवारे की, और त्रासदी भरा हुआ, यानी कि बहुत ही हिंसा वाला। अब कैसे बोलेंगे, बड़े पैमाने पे एक जगह से दूसरी जगह यानी कि दोनों कंट्री की बाउंड्रीज की तरफ तकरीबन 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, ठीक है। ये तो केवल सरकारी रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर वैसे देखोगे ना, कम से कम 1.5 से 2 करोड़, कितना, 1.5 से 2 करोड़ लोगों को विस्थापन किया गया था, ठीक है। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, सभी का बंटवारा कर डाला, ठीक है। धर्म के नाम पर समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय को मारा काटा, ठीक है। अधिकतर सांप्रदायिक हिंसा लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता में हुई थी, दोनों तरफ अल्पसंख्यकों को घेर घेर के मारा गया, ठीक है। ये चीजें थी। और सीमा की दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किए गए, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। कई बार तो खुद परिवार के बड़े लोगों ने अपनी कुल की इज्जत को बचाए रखने के लिए बहू बेटियों को खुद मार देते थे, और कुछ तो स्वयं ही स्वाहा हो जाती थी, कुएं में कूद जाती थी या अपने आप को जला के भस्म कर लेती थी खुद ही, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, फिल्म निर्माता ये अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की निश्चंतता का जिक्र करते रहे हैं। विस्थापन और हिंसा के पैदा से दुखी अभिव्यक्ति आज भी देखी गई है, ठीक है। सारे बच्चे फटाफट से बताइए कि क्या आप सभी को समझ में आ गया भारतीय विभाजन के परिणाम, फटाफट बताओ। फिर आगे और भी क्वेश्चन समझ आने हैं बहुत सारे, अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा आपका, 1 घंटा कम से कम, फटाफट से बताओ, टाइम कम है हमारे पास।
तो जी वीडियो स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ जी सर, जी 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 सर, यस सर, प्लस में फायर वाला इमोजी, अरे वाह, मजा आ गया। चलो, और भी क्वेश्चन है क्या? है तो अभी बहुत सारे, ये तो पार्ट 2 था आपका। चलिए, आज़ादी के बाद चौथे आम चुनाव को बाद में देख लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपनी सेकंड वाली बुक से, ठीक है। अब देखो बच्चों, सार्क दक्षेस के बारे में आपको सारा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, याद कर लेना, ठीक है। सार्क यानी दक्षेस के बारे में सारा कॉन्सेप्ट याद कर लेना बच्चों, ओके। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका पूरा नाम हिंदी में। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में। मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क में कितने देश शामिल थे? तो टोटल 7 थे। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। लेकिन 2007 में इस सार्क में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अब आ जाता है अगला पॉइंट। भाई सार्क जो था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखो, आप सभी को एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं कल के पेपर के लिए, किसी भी यूनियन, किसी भी संघ के उद्देश्य को, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, चाहे आपका आसियान आ जाए, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। चाहे आसियान आ जाए, ठीक है, चाहे यूरोपीय यूनियन आ जाए, वट एवर, चाहे आपका ये सार्क आ जाए, कोई सा भी आ जाए, ठीक है, सभी के लिए एक ब्रह्मास्त्र है उद्देश्य वाला। क्या है बच्चों? देखो, कोई भी जब संगठन बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है? ताकि जो सम्मिलित देश हैं, इन देशों में, ये चीज आप भूल जाओ, ये वर्ड अभी के लिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, इसको आप भूल जाओ, बस इस वर्ड को आप भूल जाओ, ठीक है। इतना याद रखो, सम्मिलित संगठन के देशों की जनता का विकास करना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, ठीक है। सम्मिलित देशों की सांस्कृतिक और सामाजिक विकास और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। सम्मिलित देश एक साथ मिलकर आर्थिक विकास करना और आपसी विश्वास को बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देना। शांति स्थापना करना, आपसी एकता और विश्वास को बनाए रखना, ठीक है। चाहे आसियान आ जाए, चाहे आपको यूरोपीय संघ आ जाए, आपको यही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। बस इस वाले को आप भूल जाओ अभी के लिए, इस पॉइंट को, और इन सभी को हर एक में लिख देना है बच्चों, ठीक है, हर एक में, ठीक है। दीप्ति तिवारी, यस सजी, बैठ गया दिमाग में अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो, अब जैसे सार्क है, तो सार्क दक्षिण एशिया के लिए बना हुआ है, तो बस एक वर्ड हम ऐड कर देंगे, दक्षिण एशिया के देश, बस कंप्लीट। अब यूरोपियन यूनियन कहेगा तो यूरोपीय संघ के देश, आसियान के देश, इस प्रकार से। अब ये दक्षेस असफल क्यों हो गया? तो असफल होने के पीछे इसके बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन था बच्चों आपसी विवाद का, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी विवाद बना रहता है, आतंकवाद का। यह देश आपस में लड़ते ही रहते हैं, भारत पर आरोप लगाया जाता है, अर्थात आतंकवाद के, एक सेकेंड, आपसी विवाद समझ में आया ना, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष बना रहता है, आतंकवाद को लेके ये देश आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। भारत जो है इसमें पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भाई तुम जो है हमारी सिंध बलूचिस्तान की समस्या को बढ़ा रहे हो, और बांग्लादेश आरोप लगाता है भारत पे कि तुम यहाँ पे हमारी समस्या को और बढ़ा रहे हो। जबकि भारत क्या कहता है इन दोनों से? अरे मैं तो कुछ करता भी नहीं, मेरा नाम लगा रहे हो हैं, बल्कि तुम दोनों मिलकर भारत में आतंकवादियों को भेजते हो, हमारे आतंकवादियों, मतलब अपने आतंकवादियों को भेज के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हो, अवैध तस्करी करते हो तुम, ठीक है। ये चीजें, आपसी विश्वास में कमी आ रही है, और जिससे व्यापार में कमी हुई, और ये खत्म हो गया मामला यहाँ पे पूरा, है ना। ये चीजें थी, समझ में आ गया बच्चों सार्क का पूरा कॉन्सेप्ट? बताओ एक बार, जब आप बताओगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सार्क का कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ में आ गया समझ? जी सर जी, आ गया समझ। चलो, अब वैश्वीकरण, बच्चे वैश्वीकरण तो आप सभी को पता है, तो उसको समझाने की जरूरत है नहीं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक, दो या दो से अधिक देशों में या फिर कई सारे देशों के बीच में विचार, व्यक्ति, वस्तु, संसाधन और पूंजी का प्रवाह होना, ठीक है। ये एक बहुआयामी अवधारणा है जिसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिणाम होते हैं।
पूंजी, श्रम, वस्तु, विचार, इन सभी की गतिशीलता, मुक्त प्रवाह होता है। पूंजी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि होना, ठीक है। देशों के बीच में आपसे जुड़ा और आप अंततः निर्भरता होना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी तथा देशों की अर्थव्यवस्था अच्छी होना, इससे ये प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा वो है नहीं। अब ये वैश्वीकरण को सफल बनाने वाले कारक क्या है? तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसका विकास, इसकी वजह से विकास हो रहा है। दूरसंचार, माइक्रोस्कोपिक चिप, इंटरनेट, इसकी वजह से संचार प्रणाली अच्छी हो रही है। पर्यावरण की जो समस्याएं हैं इसको आसानी से सुलझाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक देश आज उन वस्तुओं का इस्तेमाल कर पा रहा है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। संचार तथा परिवहन के साधनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है और इसके लिए बनाए गए संगठन का नाम बताओ? तो बता रखा है मैंने आपको, वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वैश्वीकरण, कुछ लोग देखो वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विरोध करते हैं। कुछ का मानना यह है कि वैश्वीकरण एक पूंजीवादी व्यवस्था है जो कि अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब बना रही है, ठीक है। वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक किसी भी देश के लिए बड़े बुरे प्रभाव निकलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का यह मानना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण छोटे छोटे उद्योगों का पतन हो रहा है। लोगों का जो रोजगार है, राजागार नहीं, रोजगार, ठीक है, रोजगार ये छिनता जा रहा है। फिर लोगों के खान पान, रहन सहन आदि आदतों में बदलाव आ रहा है और लोग अपने स्वदेशी खाने की महत्वता को भूलते जा रहे हैं, ये रीजन है इसका। फिर और भी है कि अंग्रेजी को हम लोग महत्व देते जा रहे हैं, अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है जिससे अपनी संस्कृतियां भूलते जा रहे हैं। राज्यों की सरकार की क्षमता था ताकत में कमी आई है क्योंकि अब जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगम है, बड़े बड़े संगठन, अब उन्होंने इसकी जगह ले ली है, ठीक है। नागरिकों को मिलने वाला सामाजिक सुरक्षा कवच अब हट चुका है इस प्रकार से। WHF के बारे में आ जाएगा बच्चों कि वर्ल्ड सोशल फॉरम, विश्व सामाजिक मंच क्यों बनाया गया था? वैश्वीकरण के विरोध के लिए। सबसे पहले इसकी बैठक हुई थी 2001 पोर्ट अलगेरे ब्राजील में। चौथी बैठक 2004 में मुंबई भारत में हुई थी, ठीक है। सिएटल में 1999 में बैठक हुई थी विश्व व्यापार संगठन की त्रिस्तरीय, जिसमें वैश्वीकरण का विरोध किया गया था। किसके लिए? जो बड़े बड़े लोग थे उनके लिए, बड़े बड़े कंट्रीज के लिए। दीप्ति तिवारी, सर जी आज लग रहा है पॉल साइंस मुश्किल नहीं होती है, क्या बात है। चलो कम से कम आज लगा पॉलिटिकल साइंस मुश्किल नहीं है, और मुश्किल होता भी नहीं है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारी चीजें बहुत आसान है, ओके। चलो अब आसियान, आसियान 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 जरूरी है भाई आसियान तो। चलो आसियान को समझेंगे। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसकी हिंदी में फुल फॉर्म दक्षिण पूर्वीय एशियाई राष्ट्रों का संगठन। स्थापना कब हुई बच्चों? 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर रखे। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। संस्थापक 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। कितनी कंट्रीज थी इसकी संस्थापक? इसकी कंट्री संस्थापक थी बच्चों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में कौन शामिल हुए? ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये शामिल हुए थे। उद्देश्य क्या थे इसके? तो वही उद्देश्य हो जाएंगे, आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, और देखो वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, व्यापार को सहयोग वगैरह करना, इस प्रकार से, है ना। सेम वही चीजें हैं उद्देश्य की, जो आपको अभी मैंने बताया था ना ब्रह्मास्त्र जैसा कुछ, तो सेम वही चीजें हैं आपकी ये वाली भी, ओके। चलो अब आसियान की उपयोगिता, प्रासंगिकता की बात कर लेते हैं। अर्थात हमें बताना सिर्फ ये है कि आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता क्या है, अथवा भारत और आसियान के संबंधों को समझाइए, ठीक है। तो देखो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के व्यापार के निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में FTA बनाने पर ध्यान दिया, ठीक है। 1991 के बाद में भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई, लुक ईस्ट की नीति अपनाई, ठीक है, जिसका उद्देश्य था दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत ने आसियान के सदस्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इनके साथ में मुक्त व्यापार का समझौता किया 2009 में। इस प्रकार से ये पॉइंट है और यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। काफी बड़ा आंसर है।
आसियान, आसियान इंग्लिश मीडियम का जो अगर कोई बच्चा है तो आसियान के बारे में यहाँ से पढ़ ले, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बारे में। ओके। ओहो, ये मुद्दा कैसे भूल सकते हैं, ये मुद्दा कैसे भूल सकते हैं हम, भारत पाकिस्तान के बीच विवाद और खराब संबंध, ठीक है। तो विवाद क्या है, आज़ादी के दौरान हिंसा से जो छवि उभरी है वो वाला, पहला युद्ध कश्मीर मुद्दे वाला, दूसरा युद्ध 1965 का, तीसरा 1971 का और चौथा युद्ध कारगिल वाला, ठीक है। इन सभी युद्ध, सभी विभाजन, सभी सैनिक मारकाट की वजह से बहुत विवाद है, ठीक है। सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में, परमाणु हथियार को लेकर विवाद है, भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, तो पाकिस्तान को लगा ये तो हमारे बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाएगा अगर हमने नहीं किया, तो एज ए कॉपी कैट बन के इसने भी कर लिया फिर, ठीक है। परमाणु हथियार एकत्र करना शुरू कर दिया इसने, अब ये तनाव बढ़ गया इससे। फिर प्रत्यारोप होता है बच्चों, पाकिस्तान कहता है ए भारत तुम हमारी सिंध बलूचिस्तान की समस्या को बढ़ा रहे हो, भारत कहता है अरे हमसे झूठ बोलता है, हम कुछ नहीं करता है, बल्कि तुम हमारे भारत में आके, कश्मीर में आके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, हमको झूठ बोलता है, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। अब कुछ अच्छे संबंध भी भाई रहे होंगे, है ना। तो जो विवाद था 1960 में सिंधु नदी का, उसको सुलझा लिया गया सिंधु नदी जल संधि के द्वारा। भारत और पाकिस्तान ने जल बंटवारे को लेकर मतभेद को खत्म किया, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक थी, पूरा नाम तो लिखो सर, देखो जो वर्ल्ड बैंक थी इसने अपनी मध्यस्थता की और यहाँ पे इस काम को अंजाम दिया, ठीक है। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ 1966 में, तो 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। शिमला समझौता जुलाई 1972 में, 1971 के युद्ध के बाद में ये हुआ था शिमला समझौता। लाहौर बस सेवा हुई थी 1999 में शुरू अटल जी के नेतृत्व में, लेकिन उसी साल कारगिल युद्ध हो गया तो खत्म कर दिया गया। 2004 में साप्टा पे हस्ताक्षर किए दोनों ने अपने संबंधों को मजबूत बनाते हुए, ठीक है। क्रिकेट टीम का दौरा हुआ था, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं आपके, ठीक है। चलो, अब ये है बच्चों कि पाकिस्तान में आखिर लोकतंत्र क्यों नहीं रहता है, वहां पे कई बार सैनिक आता रहता है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, तो बना रहता है। तो लोकतंत्र क्यों नहीं आता, क्यों स्थायी नहीं रह पाता है, सबसे बड़ा कारण यहाँ की जो सेना है, यहाँ के जो धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े जो भूस्वामी हैं, इन सभी का सामाजिक दबदबा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जब मर्जी होती है कभी धर्मगुरु पहुंच जाते हैं, कभी सेना पहुंच जाती है, कभी प्रधानमंत्री बन के आ जाता है कोई, है ना। तो कभी भी कुछ भी चलने लगता है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान में अपने स्वार्थ को साधने के लिए आतंकवाद को और सैनिक शासन को हमेशा से बढ़ावा दिया है, अपने स्वार्थ को साधने के लिए। लोकतंत्र को पूर्ण रूप से चलाने के लिए यूएनओ कोई मदद ही नहीं करता पाकिस्तान में, ठीक है, वो तटस्थ है, ठीक है। पाकिस्तान को एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में देखा जाता है। जब भी आज हम बात करते हैं पाकिस्तान, तो क्या हमारे दिमाग में आता है, पाकिस्तान आतंकवादी संगठन, है ना, ऐसा कुछ नजर में आता है हमारे दिमाग में। कनिका का क्वेश्चन है, सर साफ्टा क्या होता है, एक बार बता दो प्लीज प्लीज प्लीज। चलो साफ्टा सुनो, ठीक है, साफ्टा के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट सुनो सारे बच्चों, देखो अच्छे से सुन लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं, पहले मैं इसको बड़ा कर दूं क्या, 10, ध्यान से देख लेना, ठीक है। SAF पूरा जा T, ठीक है। साफ्टा बेसिकली जो सार्क कंट्रीज हैं, यानी कि जो दक्षिण एशिया की कंट्रीज हैं, इन सभी में फ्री ट्रेड को लेके, ठीक है, किसको लेके, फ्री ट्रेड को लेके एक एग्रीमेंट किया गया था। कब हुआ था ये एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हुआ तो 2004 में था, लेकिन पूरी तरीके से ये इवैल्यूएशन होना, इसका प्रभावी होना कब शुरू हुआ, 2006 में। अब इसके माध्यम से क्या हुआ था कि जो भी सार्क में सम्मिलित कंट्रीज हैं वो बिना किसी टैक्स के फ्री ट्रेड करेंगी, लेकिन ये असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, क्योंकि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। और सबसे बड़ा रीजन जो आप देखेंगे, इंडिया जो है ना, ये इतना बड़ा यहाँ पे है, इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है। तो ये सब क्या कहते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, अब ये हमारे मार्केट में सेंध लगा रहा है, हमारे मार्केट में ना कैप्चर कर रहा है ये, ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे। बस ये असफल हो गया फिर यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें थी, तो जिसका ये डाउट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। आपका साफ्टा वाला डाउट क्लियर हो गया। जी सर, जी सर, क्लियर हो गया। चलो
अब श्रीलंका का जातीय संघर्ष सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सिंगली तमिल वगैरह लिट्टे की स्थापना वगैरह करना, ठीक है, सभी को पता है इसका आंसर। भारत श्रीलंका के संबंध ये भी मैंने बता रखे हैं आपको पहले से ही। दक्षिण एशिया के देशों में भारत की क्या स्थिति है, तो ये भी अच्छे तरीके से ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने 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 कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हाँ कहाँ चला गया, हाँ सेकंड वाली बुक पे, ठीक है। सेकंड वाली बुक के और भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इस सेशन को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो अब आ गया है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्ट 2 का वाला, ठीक है। तो भारत की आज़ादी के बाद चौथे आम चुनाव तक देश में क्या बदलाव हो चुके थे और इन चुनावी परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई। दो क्वेश्चन, चौथे आम चुनाव तक क्या बदलाव हो चुके थे भारत में और इन्हें भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई इन परिणामों को। तो आइए ध्यान से समझो, हम बताएंगे आपको क्या बदलाव हुए थे। बदलाव ये हुए थे कि भाई दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी, 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की और 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी की। अब जो नई प्रधानमंत्री के रूप में आई थी इंदिरा गांधी जी, वो कम अनुभवी रही थी, ठीक है। दो युद्धों के दौरान 1962 और 65, ठीक है 61 नहीं होगा 62 होगा, 1962 और 65 में बहुत ज्यादा सैन्य खर्चा हुआ भारत का, ठीक है। भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई, आर्थिक संकट आ गया, मानसून आया नहीं। अब देखिए आपने 11th में जो में पढ़ा है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। अब इस जुए में भारत हार गया, कैसे हार गया, क्योंकि भाई मानसून आया ही नहीं, है ना। मानसून नहीं आया तो सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया तो खेती में पैदावार नहीं हुई, खेती में पैदावार नहीं होगी तो गंभीर खाद्य संकट आ गया। खाद्य संकट आएगा तो सिंपल सी बात है, हमें विदेशों से खाने को बेसिकली अपने देश में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व चला जाएगा हमारा पूरा, इससे औद्योगिक उत्पादन निर्यात में गिरावट आ गई, ठीक है। अब रुपये का अवमूल्यन करना पड़ गया, एक अमेरिकी डॉलर इक्वल टू पहले 5 रुपीज था आर्थिक संकट से पहले, फिर ये 7 रुपये करना पड़ेगा। खाद्यान्न की कमी, महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी, बंद, हड़ताल, भ्रष्टाचार और दंगे, बहुत सारी चीजें, कृषक विद्रोह, इन सभी चीजें, ये सभी चीजें भारत में 1967 के चुनाव तक हो चुकी थी, ठीक है। अब जो हम कहते हैं ना कि इसके परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संख्या क्यों देगी, क्योंकि इन सभी रीजन्स की वजह से इंदिरा गांधी जी को बहुत सारे राज्यों से हाथ धोना पड़ गया, ठीक है। इसीलिए इन चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। सबसे पहला, फरवरी 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनावों में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिला, लेकिन वोट बहुत कम मिले। इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री और बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए चुनाव। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत ही नहीं मिला तथा 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यहां पार्टी सरकार बना ही नहीं पाई। 9 राज्य, 7 तो ऐसे जो पूरी तरीके से बहुमत से निकल गए और 2 ऐसे जहां पे गठबंधन बनाना चाह वो भी नहीं बना, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल, यहां पर इसको मिला ही नहीं। इवन मद्रास तो ऐसा प्रांत था जहां पे गैर कांग्रेसी दल की पार्टी बनी, द्रविड़ मुनेत्र कचकम की, और कांग्रेस के दिग्गज नेता के कामराज तमिलनाडु के, एस के पाटिल महाराष्ट्र के, अतुल्य घोष बंगाल के, वी साय बिहार के, इस प्रकार से, ठीक है। चलो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया बच्चों। तो एक बार बता दीजिए आप मुझे, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो बताइए फटाफट से। समहेत, हेलो सर, मैं लेट हो गई, थोड़ी लेट नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गई आप। सर जी बहुत अच्छे से। चलो हाँ ये वाला याद कर लेना बच्चों आप सभी कि 1990 के बाद प्रमुख बदलाव कौन कौन से आ चुके थे। तो कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो चुकी थी, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल, भारतीय जनता पार्टी ये प्रभावी भूमिका निभा रही थी। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा आया था, नई आर्थिक नीति आई थी, गठबंधन राजनीति का उदय था। सारा कुछ समझा चुका हूँ ऑलरेडी आपको।
चलो, अब यहाँ पे है मंडल मुद्दा, तो मंडल मुद्दा वगैरह सब समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। मंडल मुद्दा क्या था, कैसे हुआ, ठीक है, ये सिफारिशें वगैरह क्या थी, सब कुछ आपको मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ऊपर ऊपर से थोड़ा समझा देता हूँ। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे विदेशी प्रसाद मंडल, इसलिए इसे मंडल आयोग बोलते थे, ठीक है। इसकी सिफारिशें ये थी कि ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण और भूमि सुधार लागू करे। तो 1990 में फिर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, इन्होंने क्या किया, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। अब इसी वजह से मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन होने लगे पूरे पूरे के पूरे भारत में, ठीक है। अगला क्रियान्वयन का परिणाम, तो आरक्षण का विरोध उत्तर भारत के शहरों में ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, चाहो तो पढ़ लो, वैसे ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझे, ठीक है। द्रविड़ आंदोलन का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए, इससे संबंधित आंदोलन को समझाइए। तो कैसे बोलेंगे, दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व किया था तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने। इस आंदोलन ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवादी व हिंदी भाषी का विरोध किया और अपना क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर ध्यान दिया। यानी कि उत्तर भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव का, ब्राह्मणवादी का जो प्रभाव था, उसका विरोध किया इसने, और हिंदी भाषा का विरोध किया और अपना क्षेत्रीय गौरव बनाए रखा, ठीक है। इसे दूसरे दक्षिणी राज्यों में समर्थन ना मिलने पर यह तमिलनाडु तक ही सिमट के रह गया। इस आंदोलन के कारण एक नए राजनीतिक दल द्रविड़ कशगम का उदय हुआ और यह दल कुछ ही वर्षों के बाद में डीएमके तथा एआईडीएमके एवं इसमें बट गया। दोनों दल अब तमिलनाडु की राजनीति में प्रभावी हैं। 1953 के दौरान डीएमके ने 3 सूत्री मांगे, यानी कि 3 सूत्री मांगे आंदोलन के साथ में राजनीति में कदम रखा। पहली कौन सी थी, कल्लाकुड़ी नामक जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के किया जाए, क्या नाम है इसका, जो नाम है कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नाम डालमियापुरम निरस्त करके मूल नाम बहाल किया जाए इसका, ठीक है, कल्लाकुड़ी। यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रतीक का विरोध करती थी। दूसरी इसकी मांग ये थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। तीसरी, राज्य सरकार के शिल्प कर्म शिक्षा कार्य को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी, ठीक है। ये पॉइंट थे। डीएमके हिंदी को राजभाषा दर्जा देने के खिलाफ थी। 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच में और भी लोकप्रिय बना दिया। डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता हाथ लगी थी, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएंगे आपके, और इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट और हैं, पढ़ लो यहाँ से, सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो क्या बोलती है बच्चा पार्टी, सेशन को एंड किया जाए या फिर और क्वेश्चंस को आपको अभी स्टडी करना है? सेशन को एंड करें या फिर आपको भी और क्वेश्चन स्टडी करने बच्चों? फटाफट से सारे बच्चे कमेंट कीजिए, क्या करना चाहते हो? वीआईपी गेमिंग ऑफिशियल और करा दो सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे बच्चों राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में, ठीक है, बहुत बार मैंने आपको समझाया बच्चों राज्यों के पुनर्गठन आयोग के बारे में, आप पढ़ के जाना इसको, ठीक है, कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कैसे बना था, पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। हुआ ये कि 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, तो ये बात मान ली गई कि भाई आज़ादी के बाद में राज्यों का पुनर्गठन होगा भाषा के आधार पे, ठीक है। अब इसी बीच बहुत सारे नेताओं ने, खास करके मद्रास के तेलुगु भाषी बोलने वाले जो लोग थे, इन्होंने एक अलग देश आंध्र प्रदेश की मांग कर दी। अब पोत्ती श्री रामुलु जो थे, ये 56 दिन के कांग्रेसी नेता,
पोतिश्री रामुलु, ये 56 दिन की अनिश्चित भूख हड़ताल पे बैठ गए, अनशन पे, तो इनकी मृत्यु हो गई 56 दिन के बाद में। ठीक है, अब 56 दिन के बाद जब मृत्यु हुई तो आम जनता और पुलिस इसके बीच में हिंसा और बढ़ गई। विधायक, सरकारी अफसर, इन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए और अब ये आंदोलन बहुत उग्र हो गया था। तब फाइनली जवाहरलाल नेहरू जी को मजबूरन 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मंजूरी देनी ही पड़ गई। ठीक है, अभी बना नहीं था, मंजूरी दी है सिर्फ। ओके, तो ये चीजें थी। राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाइए। अब इन सभी की वजह से 1953 में, थोड़े सेंटेंस यहाँ पे ऐड नहीं किए मैंने, 1953 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1956 में आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, 56 में क्या आया? 56 में आया अधिनियम। ठीक है, अब इस अधिनियम ने क्या कहा? इस अधिनियम ने ये कहा कि क्या बोलते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। टोटल भारत में 14 स्टेट होंगे और 6 यूटीज रहेंगी। ठीक है, बस ये चीजें थी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भाई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तुलनात्मक वर्णन तो समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी, अभी सैंपल पेपर जो अपलोड किया था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया था केंद्र राज्य ने। इसमें भाई कृषि के विकास पे ध्यान दिया गया था, सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, जैसे भाखड़ा नांगल बांधों का निर्माण, कुछ भूमि सुधार वगैरह की इसमें लागू किए गए थे। ठीक है, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो इसका खाका तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। इसमें उद्योगों पे बल दिया गया था। अब भारत के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पे टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ऐसे बहुत सारे स्टील इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। विवाद ये था इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का कि भाई तुमने उद्योगों पे तो बल दिया लेकिन किसी पे ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए अकाल भी पड़ गया था, है ना, 1962-63 में हमने देखा था। ये चीजें थी। फिर योजना आयोग और इसके उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग का संरचनात्मक उद्देश्य बताओ। तो योजना आयोग क्या है बच्चों? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। इसके स्थापित अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जी, और उस समय कौन थे? नेहरू जी। इसका कार्य था क्या था योजना आयोग का? कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना। और यह 15 अगस्त 2014 को भंग हुआ। तत्पश्चात 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब बारी आती है नीति आयोग की। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग के बारे में। अब योजना आयोग के पश्चात 1 जनवरी 2015 को यह बन के तैयार हुआ। इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री, तो उस समय थे हमारे मोदी जी। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त प्रथम थे अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। सीईओ कौन होता है? वर्तमान के परमेश्वर अय्यर हैं। ठीक है, नीति आयोग के उद्देश्य, तो देश की विकास की नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना, केंद्र तथा राज्य के समन्वय को बढ़ावा देना, केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना, भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना तथा कार्यान्वित करना, और देश के विकास के लिए राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, ये चीजें थी। तो सारे बच्चे बताओ समझ में आ गया अच्छे तरीके से? योजना आयोग वगैरह का सारा पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ओके, फटाफट से योजना और नीति आयोग कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर जी, जी सर जी। भवनीश कह रहे हैं कि सर जी एक बार और समझा दो। अच्छा, एक बार रिवाइज करवाना है, चलो रिवाइज कर लेते हैं। जिस बच्चे का थोड़ा और बहुत डाउट वगैरह रह गया होगा ना, वो क्लियर कर लेना। ठीक है, देखो योजना आयोग की हम बात कर रहे हैं। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। जब ये स्थापित होता है तो इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। तो पीएम कौन थे? उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी। ठीक है, कार्य तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना। यह 13 अगस्त 2014 को भंग हुआ और फिर नीति आयोग बना। तो अब नीति आयोग आ जाता है। नीति आयोग कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है, मतलब पहले जो अध्यक्ष नीति आयोग थे वो थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ठीक है, सीईओ वगैरह याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, डोंट वरी। और नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, तो देश के विकास नीतियों को क्रियान्वयन करके तेज करना, केंद्र और राज्य के समन्वय को बढ़ावा देना, केंद्रीकृत नीति के जगह क्षेत्रीय नीति, ग्रामीणीय नीति, इसको बढ़ावा देना, भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना, कार्यान्वित करना और देश विकास के लिए राज्यों की भागीदारी को और भी सुनिश्चित करना। ठीक है जी सर जी, अब आ गया अच्छे से समझ में, आप कैसे नहीं आएगा। अच्छा, ये भाई आपातकाल के दौरान ज्यादतियां वगैरह जो हुई थी, आप इसको पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जनसंचार और अभिव्यक्ति का समझाना, रातों रात बिजली का कट जाना, ठीक है, सेंसरशिप लगा देना, नेताओं से संबंधित ज्यादियाँ आ जाती हैं कि नेताओं के ऊपर क्या ज्यादतियाँ हुई, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया निवारक नजरबंदी के तहत। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। मीसा का दुरुपयोग किया गया था। ठीक है, नागरिकों के ऊपर अत्याचार हुए थे, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार छीन लिया गया, जबरन पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई जा रही थी, मीसा का गलत उपयोग था। ठीक है, सांप्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के आधार उसको आधार बना के, है ना, ये पॉइंट है आपके। वे चुनावी मुकाबला 1971 समझा चुका हूं बच्चों ऑलरेडी। नए राज्य की मांग, आंध्र प्रदेश ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं बच्चों। अभी अभी जो पुनर्गठन अधिनियम बताया था ना, पुनर्गठन आयोग, उसके बारे में। एक सेकंड, अच्छा, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, क्या है, पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है। इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत में, और भारत की लगभग 4% आबादी रहती है। इन 7 राज्यों में मात्र 4% आबादी रहती है, 0.04%। ठीक है, 100 में से 4%। यहाँ की सीमाएं चाइना कंट्री से, म्यांमार कंट्री से, बांग्लादेश से और भूटान से लगती हैं, और भूटान से। यह क्षेत्र भारत के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए एक ओपन डोर है। ठीक है, क्या है, प्रवेश द्वार है। क्या है ये, प्रवेश द्वार है। ठीक है, संचार व्यवस्था, लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्याएं यहाँ की राजनीति को और संवेदनशील बनाती हैं। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति में स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन, बाहरी लोगों का विरोध, ये सारे मुद्दे प्रभावी रहे हैं। ठीक है, स्वायत्तता के लिए आंदोलन, आजादी के समय मणिपुर, त्रिपुरा, इनको छोड़कर पूरा क्षेत्र असम कहलाता था, जिसमें अनेक भाषाई जनजातीय समुदाय रहते थे। इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग राज्यों की मांग की। ठीक है, और फिर यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चले मिजोरम में, फिर नागालैंड में चले। मिजोरम का क्या सीन है भाई, तो 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र में जब अकाल पड़ा तो असम सरकार ने भाई यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया मिजो पर्वतीय इलाके में। तो 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट MNF बना दिया गया। तो लाल डेंगा के नेतृत्व में आजादी की मांग करते हुए एक सशस्त्र अभियान सरकार के खिलाफ चलाया गया। ठीक है, असम की सरकार के खिलाफ। तो 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में शांति समझौता हुआ और मिजोरम एक पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, नागालैंड तो NNC, नागा नेशनल काउंसिल, इसकी बात है। और भी 1-2 पॉइंट पढ़ सकते हो। बाहरी लोगों का प्रतिरोध, इसमें ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में बात आ जाएगी, यहां से रीड आउट कर सकते हो। चलो, आपातकाल से सीखे गए 4 सबक। तो भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है, आपातकाल के दौरान न्यायपालिका जो थी वो अधिकारों को रक्षा नहीं कर पाई, तो अब वो अच्छे से करेगी। और चौथा, आपातकाल के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग हुआ था, तो ये प्रावधान किए गए कि इसका गलत उपयोग ना हो सके। साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह अब प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद से लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति को लिखित में देना होगा कि हम जो है आपातकाल लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें। अब हम लोग सेकंड बुक पे आ जाते हैं। सेकंड बुक के क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों। अब जैसे ये वाला है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के मानदंड क्या है। तो मानदंड क्या है कि किसी को भी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट जो मेंबरशिप है वो कैसे मिलेगी। सबसे पहला, उस देश की आर्थिक ताकत बड़ी होनी चाहिए, बड़ा सैन्य ताकत हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसा देश का योगदान ज़्यादा हो, ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करते हो, ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें थी आपकी। और अब भारत इन चीज़ों पे खरा कैसे उतरता है। तो भारत भाई एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, विश्व का 7वां बड़ा देश है,
मानवाधिकारों का सम्मान है, अंशदान के मामले में चौथे स्थान पे रहा था 2014 और 15 में, ठीक है। विदेश नीति में, ठीक है, विदेश नीति में, वेट अ मिनट, विदेश नीति में विश्व शांति को बढ़ावा देता है, हथियारों पर लगाम लगाने का समर्थन है, संगठनों का हिस्सा है, सार्क, आसियान, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, G20, ठीक है। अब बारी ये आती है कि भाई इसको मिलती क्यों नहीं है, तो ना मिलने के कई कारण हैं। स्थायी वीटो पावर देने की मिले इसको सदस्यता, ठीक है, मिल गई तो ये गलत उपयोग करेगा। अन्य प्रबल दावेदार हैं, अगर भारत को दे दी तो फिर जापान, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, इसको भी देनी पड़ेगी। ये प्राचीन नहीं है बच्चों, ये ब्राजील है, ठीक है। फिर परमाणु परीक्षण आ जाते हैं। भारत जो है ना ये आरोप लगाता है, मतलब भारत पे आरोप लगता है कि भाई तुमने गलत तरीके से परमाणु परीक्षण किया है, ठीक है। फिर भारत के पड़ोसी देशों के साथ में संबंध, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके साथ में थोड़े से अनबन वाले हैं, तो बुद्धिजीवी ये मानते हैं अगर इसको हमने वीटो शक्ति दे दी, परमानेंट मेंबरशिप दे दी, तो भाई खतरनाक चीज हो जाएगी इसके पड़ोसियों के लिए, फिर, है ना। ये चीजें थी, ओके। तो ये सदस्यता वगैरह हो गया। ओके, पर्यावरण के मामले में भारत ने किस प्रकार से योगदान दिया है, तो बहुत तरीके से। भारत ने सन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और उसका अनुमोदन किया। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। 2005 में G8 की बैठकों में G8 देशों की बैठक में विकसित देशों के द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी पर जोर दिया। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया गया। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, पढ़ लेना। सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चे, अब जो है आप सारे बच्चों को मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको रीड आउट कर लेना बाद में। सुरक्षा के नए खतरे जैसे कि आतंकवाद है, महामारी है, ठीक है, फिर वैश्विक निर्धनता है, मानवाधिकार हैं, ओके। मैंने वैसे ऑलरेडी आपके लिए 4 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनाई हुई हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों फाइनली आप सभी ने मेरे साथ मिलके पिछले लगभग 2 घंटे के अंदर क्लास 12 के अपने पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड के एग्जाम के लिए वो क्वेश्चंस जो कि ना सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिसके आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों, वो यहां पे हमने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और आशा करता हूं जो क्वेश्चन आपको समझाया अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों। देखो आप सभी को पता है कि पूरे सिलेबस को कवर करना एक ही वीडियो में बहुत मेहनत का काम है ना। तो आप भी काबिल तारीफ हैं जिन्होंने पूरी वीडियो यहां तक देखी है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की है, तैयारी की है। तो एक लाइक आप अपने लिए और हमारे लिए जरूर करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही और भी वीडियोस को पाने के लिए, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ आप सभी को आपके आने वाले पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा और भी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन के लिए आती रहेंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।